जय हिंद दोस्तों। आप लोगों ने कहा कि सर पूरे बुक का 5 नंबर वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अनसॉल्व के क्वेश्चन है वो सारा एक ही वीडियो में लेकर के आइए, तो मैं लेकर के आ गया दोस्तों। एकदम धमाका होने वाला है इस वीडियो में दोस्तों। आज की इस वीडियो में बिना रटाए, अगर कहीं रटा दूं, अगर लगे कि कहीं रटे हो तो गाली दे देना कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो में दोस्तों पूरे वायरल रिपीटेड क्वेश्चन पूरा तैयार करा दूंगा। वीडियो देखते देखते ही लगभग तैयारी हो जाएगी आपकी। इतना सटीक तरीके से समझाऊंगा, फील होगा दोस्तों, कहीं रटा हुआ नहीं लगेगा। तो वीडियो को बिना देर किए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन देखा जाए तो सबसे वायरल क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल की अभिधारणा बतानी है, यानी बोर मॉडल को बताना है कि बोर का मॉडल क्या है। फिर उसके बाद कहता है कि सिद्ध कीजिए। बहुत ही ज्यादा वायरल क्वेश्चन है। यहां से कह रहा है सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु की कक्षीय त्रिज्या r जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या n के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो r है, ध्यान से समझिए, वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? n के स्क्वायर के। ये हमें प्रूफ करना है। ये चीज रटते हो गए, लेकिन मैं सटीक तरीके से बताऊंगा कि मजा आ जाएगा आपको। सबसे पहले हमारा काम है बोर के मॉडल की अभिधारणा को समझना। तो आप रटो मत, यहां जो लिखा है, जो मैं बता रहा हूं पहले उसे फील करो, ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। ठीक है, जो मैं बताऊंगा उन्हीं में से निकल करके सारी परिभाषाएं बनेंगी। ठीक है, तो ध्यान से समझो। बोर मॉडल क्या है पहले समझने की कोशिश करो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, बोर मॉडल से पहले तुम्हें समझना पड़ेगा बोर मॉडल से पहले रदरफोर्ड मॉडल के बारे में थोड़ा सुन लो मेरी बात। रदरफोर्ड मॉडल क्या था? एक वैज्ञानिक रदरफोर्ड था जो बहुत बढ़िया बात बताया था अपने एक्सपेरिमेंट में। ठीक ना, सोने की पतली परत लेकर के एक्सपेरिमेंट किया था और उस पर अल्फा किरण की बहुत सारी बौछार कराया था। ठीक ना, तो रदरफोर्ड ने बताया कि एक परमाणु होता है जो गोल होता है, उसके बीच में नाभिक होता है और नाभिक में धनायन होता है। यानी संपूर्ण धनावेश नाभिक में होता है, संपूर्ण धनावेश नाभिक में होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है, अब यहां तक किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया। तो बोर मॉडल क्या कहता है? बोर मॉडल वह कहता है, अच्छा इलेक्ट्रॉन घूमता है तो घूमने के लिए कोई तो रास्ता होगा ना, कि जहां मन तहां घूमता है, कहीं यहां कहीं यहां कहीं यहां। कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन किस जगह पे घूम रहा है? इस केंद्र से कितनी दूरी पे घूम रहा है, कैसे पता चलेगा? तुम बताओ कि इलेक्ट्रॉन का रास्ता है या नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स कक्षक है या नहीं। रदरफोर्ड कहता है नहीं रे भाई, हमको ना मालूम। समझ रहे हो? फिर अगला सवाल बोर कहता है, रदरफोर्ड से पूछता है कि ठीक है, तुमने बता तो दिया कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो घूमने के लिए ऊर्जा चाहिए, घूमने के लिए एनर्जी चाहिए, घूमने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और घूमते घूमते अगर ऊर्जा कम होती जाएगी तो धीरे 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 नाभिक में आके टूट जाएगा, यानी नाभिक में आके गिर जाएगा तब। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो लगातार घूम ही रहा है, नाभिक में आके गिर नहीं रहा है। तो इसके बारे में फिर रदरफोर्ड कहता है भाई इसके बारे में तो नहीं पता रे भाई। तो नील बोर कहता है, अपने मॉडल में बोर्स मॉडल लेकर के आता है, कहता मैं बताएगा कि बोर्स मॉडल क्या है। तो रदरफोर्ड ने जो कमी की, रदरफोर्ड ने जो गलतियां की, उस गलती को सुधारा बोर ने अपने मॉडल में। अब अपने मॉडल में बोर ने बताया कि बिल्कुल सही बात है कि एक परमाणु होता है, उसके बीच में प्लस होता है। बोर भी अपने मॉडल में ये बात एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो कि बिल्कुल धन आवेश बीच में होता है। और ये भी बात बोर एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ बिल्कुल इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल घूमता है। लेकिन बोर ने अपने मॉडल में यह बताया कि सभी इलेक्ट्रॉन किसी एक कक्षक में नहीं घूमते, सब इलेक्ट्रॉन का अलग अलग कक्षक होता है, यानी घूमने का रास्ता होता है। जैसे ये हो गया नाभिक, कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है इस कक्षक में घूम रहा है, तो हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षक में घूम रहा हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन तीसरे कक्षक में घूम रहा हो। यानी निश्चित कक्षक होती है इलेक्ट्रॉन के घूमने की। कौन बोल रहा है? बोर बोल रहा है अपने मॉडल में। ठीक है, अगला जब इससे पूछा था ना बोर ने कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा जो है घूमते घूमते ऊर्जा कम होनी चाहिए। तो बोर ने अपने मॉडल में बोला कि इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा होता है किसी कक्षक में, मान लो ये दूसरे कक्षक में घूम रहा है, इसको क्या बोलते हैं? N2 बोलते हैं। ठीक ना, कक्षक को N1 से, पहले कक्षक को N1 से, दूसरे कक्षक को N2 से, तीसरे कक्षक को N3 से दर्शाया जाता है। ये बात आपको पता होगा। अब बोर अपने मॉडल में क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, देखना अभी जब मैं पढ़ूंगा तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। चाहते हो ना? देखो समय कम है, बिल्कुल समय कम है। मैं चाहता हूं कि तुम्हें पढ़ना ना पड़े, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें घर पे अलग से मेहनत ना करना पड़े, इसलिए मैं थोड़ा समय लूंगा लेकिन तगड़ा सिखा दूंगा। ठीक है, अब देखो ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसमें घूम रहा है। अब बोर कह रहा है अपने मॉडल में कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षक में घूमेगा तब तक न तो इलेक्ट्रॉन किसी से ऊर्जा लेगा और न तो इलेक्ट्रॉन किसी को ऊर्जा देगा। यानी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की हानि नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा
अवशोषित करेगा, अवशोषित का मतलब खींचना, बाहर से ऊर्जा को लेना, और ना तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, उत्सर्जन यानी खुद की ऊर्जा देना। कौन बोल रहा है? बोर अपने मॉडल में कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमेगा, जैसे दूसरे वाले में घूम रहा है, तब तक इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा लेगा ना तो देगा। अगर मान लो कहीं से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल गई, मान लो भैया कहीं से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल गई, ध्यान से समझना, बाहर जाने पे कक्षक की ऊर्जा बढ़ती है। मान लो ये पहली कक्षक है, पहली कक्षक ऊर्जा का अगर मान लो 10 है, बाहर वाले की 13 और बाहर वाले की 17, इस तरह से ऊर्जा बढ़ती जाती है। याद रखना, कक्षकों की ऊर्जा बाहर जाने पे बढ़ती जाती है, अंदर आने पे घटती जाती है। अगर कोई पूछे दूसरे कक्षक की जो ऊर्जा होगी वो तीसरे कक्षक से कम होगी या ज्यादा, तो कहना कम होगी, तीसरे कक्षक की ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। अगर एक और कक्षक बना दे तो चौथे वाले की और ज्यादा होगी, यानी बाहर जाने पर ऊर्जा स्तर बढ़ता जाता है। ये बात आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। अब बोर अपने मॉडल में कह रहा है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन को कहीं बाहर से ऊर्जा मिल जाए, ठीक है, और ऊर्जा पा जाए, तो ऊर्जा जब पाता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी रे भाई, बढ़ती जाएगी। और बढ़ते बढ़ते जब इसकी ऊर्जा 13 थी, अभी ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है 13 वाले ऊर्जा में घूम रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ते 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 17 हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन वहां घूमते घूमते जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 17 होगी, तब तक यहाँ से छलांग मार करके 17 वाले में घूमने लगेगा। इलेक्ट्रॉन किस में घूमने लगेगा? 17 वाले में घूमने लगेगा। मजा आया? क्लियर हुआ? ये इलेक्ट्रॉन 17 वाले में घूमने लगेगा। ये बात बहुत कम लोग को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ाओगे तो अपनी कक्षा छोड़ देगा। समझ रहे हो? अब मान लो इलेक्ट्रॉन की किसी तरह ऊर्जा घटने लगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन की किसी तरह ऊर्जा घटने लगे तो घटेगी तो क्या होगा? अंदर की तरफ इस वाले कक्षा में घूम जाएगा। यानी कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम या ज्यादा होगी तो वो अपनी कक्षा को छोड़ सकता है। लेकिन अगर जब तक वो अपनी कक्षक में घूम रहा है तब तक न तो इलेक्ट्रॉन वो खर्च न तो अपनी ऊर्जा खर्च करेगा, न तो किसी से लेगा। अगर वो किसी से लिया तो पक्का अपनी कक्षा को छोड़ देगा। तब समझ आई मेरी बात है? ये बात बोर अपने मॉडल में कह रहा है। इतनी बात अगर आप समझ गए तो इसे जरा पढ़ो, क्या लिखा है। बोर का पहला अवधारणा क्या है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित वृत्ताकार कक्षक में घूमता है। समझ रहे हो? आवारा की तरह नहीं घूमता है कि जहां मन तहां घुसूर जाए, वो किसी निश्चित कक्षा में घूमता है। यानी हर इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित कक्षा होती है, एनर्जी लेवल के हिसाब से घूमता है। तो यही बात अपने पहले में कह रहा है बोर अपने अवधारणा में। जब भी बोर मॉडल लिखना तो पहला यही लिखना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में या फिर एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। इतना क्लियर हुआ? और सभी कक्षाएं क्या होती? स्थिर होती। स्थिर का मतलब होता फिक्स होता है। सभी कक्षा क्या होती है? फिक्स होती है। इसका एनर्जी सब कक्षक का अलग अलग एनर्जी होता है, वही बता रहा है। फिर अगला जो लिखा है वही बात लिखा है जो मैं बता रहा हूं कि इन स्थिर कक्षकों में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। जिस दौरान इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उस दौरान अपनी ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता, ऊर्जा खर्च नहीं करता, ऊर्जा का खर्च नहीं होता। इलेक्ट्रॉन घूमते समय अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करता है, उसके ऊर्जा वैसे की वैसी बनी रहती है। ये बात दूसरे में कहा। समझ आए मेरी बातें? फिर कहता है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटमिक होता है। क्वांटमिक का मतलब होता है स्थिर होता है। क्या होता है? कोणीय संवेग स्थिर रहता है। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? ईमानदारी से बताओ, यहां तक क्लियर हो गया ना मेरे भैया? यही बात यहां पे लिखा है, ये देखो कोणीय संवेग है। ये क्या है? इसका कोणीय संवेग है। अभी कब बदलता है ध्यान से समझो। ये कब बदलता है? जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरी कक्षक में जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरी कक्षक में जाएगा तभी ऊर्जा का या तो उत्सर्जन होगा या तो अवशोषण होगा। ये कौन बोल रहा है? बोर अपनी मॉडल में बता रहा है। ये चौथा पॉइंट है। समझ आई मेरी बातें? चौथे पॉइंट में बोर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर अपनी कक्षक को छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन अगर इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है, अगर ये इस कक्षक में जाना चाहता है, अगर इसमें जाना चाहता है, तभी जाकर के ऊर्जा का अवशोषण करेगा या तो उत्सर्जन करेगा। अब एक मस्त बात बताता हूं। जब ये बाहर वाले कक्षक की तरफ जाएगा तो इसको एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? बाहर से ऊर्जा लेगा, तो बाहर जाने के लिए ऊर्जा का अवशोषण करेगा।
और अंदर गिरने के लिए, जैसे नाभिक है और नाभिक के अंदर एक और कक्षक है, अगर ये अंदर वाले कक्षक की तरफ इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। उत्सर्जन का मतलब होता है अपनी खुद की एनर्जी खोएगा, अपनी खुद की एनर्जी खोएगा। और अपनी खुद की एनर्जी जानते हो किस रूप में खोता है? जब अगर अंदर जाना होता है तो अंदर जब टूट के गिरना होता है तो वो तरंग के रूप में एनर्जी खोता है। किस रूप में? तरंग के रूप में एनर्जी खोता है। और यही आपका आगे चल करके लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाशन श्रेणी, फुंड श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी बनता है। अगर इसे बिना रटे सीखना चाहते हो तो मेरे परमाणु नाभिक वाले वीडियो को वन शॉट जो बनाया उसे जाके देखोगे तो दिल बाग बाग हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें? यहां तक क्लियर हुआ? अब बोर मॉडल तो मैंने सिखा दिया, बोर मॉडल तो एकदम क्लियर कर दिया, 100% आपको क्लियर हो गया होगा बोर मॉडल क्या था। ठीक है, बोर मॉडल क्या था 100% क्लियर हो गया होगा, हल्का सा झलक मिल गया होगा रदरफोर्ड मॉडल का। ठीक है, ये सारी चीजें जितने क्वेश्चन लाया हूं आप एक बार जाकर के सैंपल पेपर उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन का लेवल क्या है। आप केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कूलाम का नियम पढ़ के जाओगे तो आप फेल हो जाओगे। ये आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। लेकिन सबसे ज्यादा परिभाषा वाले टॉपिक्स कहां से उठाए जाते हैं? सेकंड पार्ट से। ये बात मैं बहुत पहले बता दिया हूं। और वैसे आज की इस वीडियो में तो धमाका होने ही वाला है, जैसा कि मैंने बताया कि पूरे बुक का ही ले आया हूं मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, बस आप इसे सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करना वीडियो को। ठीक है, अब देखो यहां तक का हमने जवाब दे दिया है, यहां तक का। अब हमें जवाब देना है, अब हमें जवाब देना यहां से। सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु की कक्षीय त्रिज्या जो होती है वो क्वांटम संख्या यन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है भैया, ये भी हम सिद्ध करके आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए देर किस बात का, आ जाइए अगले पेज पे। ठीक है, अब भैया जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, मैं प्रूफ भी करूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब मैं जो बोल रहा हूँ बड़ा गहराई से बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए मैंने एक हाइड्रोजन परमाणु ले लिया, क्या ले लिया? हाइड्रोजन परमाणु ले लिया। अब हाइड्रोजन परमाणु का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एक होता है, जेड बराबर परमाणु क्रमांक कितना होता है? एक होता है, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक होते हैं केवल। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ध्यान से देखिए, इसे लोग रटाए होंगे लेकिन आप सीख के जाओ। ये हो गया इसका नाभिक, नाभिक में क्या होता है? धनावेश। और ये देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है इस तरह से। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ इस तरह से घूम रहा है दोस्त, इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह से घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन के आगे बढ़ने की स्पीड भी तो होगी, कुछ वेग भी, वेलोसिटी से आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। और इस केंद्र से यहाँ की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। हाँ या ना? केंद्र से यहाँ की दूरी क्या कहलाती है? परिधि, यानी परिधि से केंद्र की दूरी क्या है? त्रिज्या है। तो आर आपका त्रिज्या हो गया। अब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को कुछ तो वजन होगा, उस वजन को यम कह देते हैं, उस वजन को यम कह देते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर इस कक्षक में घूम रही है तो इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं फेंका जाता, या फिर इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं चला जाता? उसी जगह पे क्यों घूम रही है? तो उसे कोई बांध के रखा है। बांध के रखने का मतलब होता है कोई ना कोई बल काम कर रहा है। और यहाँ पे जो बल काम कर रहा है वो दो ठो बल काम कर रहा है। यहाँ दो ठो बल काम कर रहा है। कौन सा? मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझो। इस चीज को ध्यान से देखना, बड़ा बना रहा हूँ थोड़ा सा। ये हो गया, ये हो गया हमारा परमाणु का केंद्र, और ये हो गया आर त्रिज्या, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया, भी वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ रहा है, इसका वजन नियम है। अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिए। यहाँ पे जो इसका देखो 5 नंबर का प्रश्न है तो थोड़ा समय लगेगा। आप सोचोगे 2-2 मिनट में खत्म होता जाए, तो नहीं होगा। समझ रहे हो? अब यहाँ पे जो बल लगता है इन दोनों के बीच में, केंद्र पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो बल काम करता है वो आकर्षण बल काम करता है। पता है वो कौन सा बल काम करता है? आकर्षण बल, जिसे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। समझ रहे हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो बल काम कर रहा है वो कौन सा बल काम कर रहा है? अट्रैक्शन फोर्स है। ए लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे दो आवेशों के बीच में, दो आवेशों के बीच में, दो आवेशों के बीच में जो बल काम करता है आर दूरी पे, वो फार्मूला आपको पता ही है कूलाम के नियम से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखो अभी कैसे मैं प्रूफ कर देता हूँ उसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Q1, Q1 के जगह पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इनटू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, Q1 के जगह पे क्या कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉन, इनटू Q2 के जगह पे क्या कर लेते हैं? धन आवेश। यहाँ धन आवेश के पास क्या होगा? ध्यान से समझना, यहाँ पे Z इंटू ई रहेगा। क्या रहेगा? Z इंटू ई रहेगा। ठीक है, वो प्रोटॉन के बराबर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा Z इंटू ई हो जाएगा, डिवाइड में दूरी कितना? R का स्क्वायर। तो इसे आप चाहो तो FA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Z ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिख सकते हो। इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 1 का। बताओ यहाँ तक समझ आया? अगर यहाँ तक समझ आ गया तो एक बात आपने सुना होगा, 11th क्लास में पढ़ा होगा कि
जब कोई भी चीज इस तरह घूम रहा हो, जैसे अगर हाथ में ऐसे ले करके एक रस्सी में पथरा लटका दो और ऐसे ऐसे घुमाओ, टैंग टना टना टन टना टना, इस तरह से घुमा रहे हो, तो वो जो घूम रहा है, तो इसके केंद्र और इसके बीच में अंदर की तरफ एक फोर्स काम करता है, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अंदर की तरफ एक फोर्स काम करता है, उसे एफ सी कहते हैं, सी फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी अभिकेंद्र बल। क्या? अभी केंद्र बल। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है एफ सी, और वो होता है बराबर एम भी स्क्वायर बटे आर के। एम हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, भी हो गया कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और आर तो पता ही है, त्रिज्या। और ये बात बता दिया मैंने कि चाहे सेंट्रीपिटल फोर्स हो चाहे ए वाला फोर्स हो, काम तो अंदर की तरफ ही कर रहा है, और ये एक ही जगह पे अटका हुआ है, इसका मतलब ए वाला फोर्स और ए वाला फोर्स दोनों आपस में इसका मतलब बराबर है। ये दोनों आपस में क्या है, इसका मतलब बराबर है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आपस में बराबर है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है आपके पास, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम भी स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ पे ए वाला बल कितना है आपके पास, जेड ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। बताइए यहाँ तक समझ है? अब यहाँ पे देखिए, एम भी स्क्वायर बराबर जेड ई स्क्वायर बटे आर बचेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ एक बार आर है पावर में, यहाँ दो बार है, एक बार कट जाएगा, तो यहाँ पे एक बार बच जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई चापत्ति? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं, बस देखते जाओ मेरे भाई, भारी भरकम क्वेश्चन है इसलिए समय लगेगा थोड़ा, लेकिन बताया ना मैं कि इस वीडियो को देखते देखते ही सीख जाओगे। अगर आपको रटाना है तो बताओ, जो लिखा है बस पढ़ते जाएं। चलेगा काम ऐसा जैसे अदर यूट्यूबर कर रहे हैं? नहीं ना? आपको फील हो रहा है ना, मजा आ रहा है ना? बस देखते जाओ। यहाँ तक समझ आया? अगर यहाँ तक समझ आ गया तो एक शब्द अभी यूज हुआ था, अगर आपको ध्यान हो तो, इसे इसे नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2 का। ठीक है, इसे नाम दे देते हैं समीकरण 2 का, या इसे समीकरण 1 कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं? समीकरण समीकरण 1 कह लेते हैं इसे। यहाँ पे समीकरण हटा देते हैं, यहाँ कोई समीकरण नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है इनके बीच में एक कोणीय संवेग काम कर रहा है। अभी बताया ना मैंने, बोर के मॉडल के अनुसार इनके बीच में क्या काम कर रहा है, कोणीय संवेग काम कर रहा है। और कोणीय संवेग क्या है, एम आर भी बराबर क्या है आपका, यन एच बाई 2 पाई। अभी दिखा देता हूँ ये कहाँ पे है, अभी तुरंत दिखा दे रहा हूँ मैं, तुरंत दिखा दे रहा हूँ। एम भी आर, और यहाँ पे क्या है, एन एच बटे 2 पाई, एक कोणीय संवेग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, इसके बाद क्या करना है, अब इसे हमें वर्ग करना है। इसका क्या करना है, इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2 का। ठीक है, इसे क्या नाम दे देते हैं, समीकरण नंबर 2 का। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 का वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब स्क्वायर। अब वर्ग करके क्या करेंगे, समीकरण 1 से भाग दे देंगे, वर्ग करके समीकरण 1 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब जगह नहीं है, मैं इधर लिख रहा हूँ साइड में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्त, हम लिखेंगे कि समीकरण 2 का वर्ग करके समीकरण 1 से समीकरण 1 में भाग देने पर, डरने का नहीं, कितना भी नजदीक पेपर आ जाए, पूरा गाइड कर रहा हूँ प्रॉपर, उस गाइडेंस के हिसाब से चलो। ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे हो गया समीकरण 2 को पहले वर्ग करेंगे, तो समीकरण 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम पे भी स्क्वायर हो जाएगा, आर पे भी स्क्वायर हो जाएगा, और भी पे भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर करेंगे तो एन पे भी स्क्वायर हो जाएगा, एच पे भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे जो 2 पाई है इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 2 का तो स्क्वायर कर दिया, अब स्क्वायर करके समीकरण 1 से भाग दे देना है। तो समीकरण 1 को लिख देते हैं नीचे। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, यहाँ पे एम भी स्क्वायर, एम भी स्क्वायर, और इधर क्या है, जेड इलेक्ट्रॉन पे स्क्वायर, और नीचे में आर। कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एम स्क्वायर, अभी नहीं काटेंगे ना, बस खत्म हो चुका है। जो ध्यान से समझ रहा है, जिसका मैथ थोड़ा तेज है, तो ऑटोमेटिक समझ गया होगा, सवाल अब खत्म हो चुका है, बस कटपिट होगा, आंसर आ जाएगा। एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर। अब बटे के नीचे होता है कोई चीज़ तो पलट जाता है, आर ऊपर हो जाएगा, और जेड इलेक्ट्रॉन पर स्क्वायर नीचे हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अब देखो धड़ाधड़ कटता जाएगा, देखो यहाँ पे भी स्क्वायर से भी स्क्वायर निपट गया, भी स्क्वायर से भी स्क्वायर निपट गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 बार यम है, यहाँ 1 बार यम है, तो क्या होगा, 1 बार यम कट जाएगा, 1 बार बचेगा। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं। यहाँ R 2 बार है, बराबर को उधर R 1 बार है तो कट जाएगा, तो यहाँ 1 बार बचेगा। तो इधर जो बचा पहले लिख लीजिए, M 1 बार बचा, R 1 बार बचा, और उधर क्या बचा, N स्क्वायर, फिर क्या है H स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर इंटू में 1/z इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब यम इंटू में जो है उधर भेज देंगे तो कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा रे भाई, कहाँ चला जाएगा, खत्म हो गया। R इजिकल टू N स्क्वायर H स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर और इंटू में M हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब जब यहाँ तक क्लियर हो गया गुरु तो सवाल खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, एक एक बात को बड़ी गहराई से समझना कि यन बदल सकता है, क्योंकि यन क्या है, कक्षकों की संख्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक में है तो यन रहेगा, दूसरे कक्षक में है तो 2 हो जाएगा, तीसरे कक्षक में है तो यन का वैल्यू 3, यानी यन बदल सकता है। लेकिन यच क्या है, प्लांक कांस्टेंट यानी प्लांक स्थिरांक है। यहाँ पे तुम बता सकते हो जहां जहां यच प्लांक स्थिरांक है, 4 पाई भी कांस्टेंट वैल्यू है, जेड भी कांस्टेंट है क्योंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का वैल्यू 1 है, परमाणु क्रमांक अब वो तो बदलेगा ही नहीं, ते भी कांस्टेंट हो गया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमेशा कांस्टेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी कभी नहीं बदलेगा, यानी ये चारों वैल्यू हमेशा क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है यानी नियतांक है, इसलिए देयरफॉर जब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट लिखो ही मत, तब हम इसे क्या लिख सकते हैं, आर, इस पूरे को हटा करके हम बराबर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहाँ एन स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है जब ये हटेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो फिर ये आ जाएगा। समझ आया? यही प्रूव करना था। पहला सवाल खत्म, हो ही गया रे, हो गया। क्लियर हुआ? पहला सवाल क्लियर हुआ आपको? ईमानदारी से बताओ, क्लियर हुआ 100%? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो यहीं पे यही चीज भाषणबाजी लिखा है, ठीक है, तो इसे आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन अभी जो मैंने टेक्निक बताया उस टेक्निक से 100% क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एकदम अच्छे से नोट्स बना लो या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और नहीं भी लोगे तो क्या होगा, टेलीग्राम पे इसका PDF में डाल दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आता है अगला प्रश्न, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। हाय रे दादा रे दादा, कितना इजी बनेगा ये, कितना इजी बनेगा। सबसे पहले समझने की कोशिश करो कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल एक्चुअली में है क्या। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से पहले चलना पड़ेगा उसके पीछे जे जे थॉमसन था है भैया, थॉमसन के परमाणु मॉडल की तरफ। अब जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की अगर बात करें तो साला ये एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं था, ये थ्योरी बेस पे केवल बोल दिया अपने अनुभव पे। उसने बोला कि जैसे हनुमाना तरबूजा आप खाते हो ना भैया, तरबूज, ठीक ना, तरबूज कहते हैं ना भैया, कि जब तरबूज खाते हो ना तो तरबूज में देखा होगा काला काला बीज धंसा होता है और किनारे किनारे लाल लाल हिस्सा खाने वाला होता है, तो उसी तरह होता है परमाणु। कह रहा है कि जैसे तरबूज आपने देखा होगा, तरबूज आपने देखा होगा कि जिस तरह से काला काला, जिस तरह से भैया इसे, इस वाले को काला समझ लो, काला रे काला 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 बीज धंसा होता है और किनारे में क्या होता है, पूरा लाल लाल वाला हिस्सा खाने वाला होता है किनारे में। तो जो खाने वाला हिस्सा है वो धनावेश है, और जो किनारे वाला जो धंसा हुआ हिस्सा है, जो काले काले बीज धंसे होते हैं, वो ऋणात्मक हिस्सा है। ये कौन बता रहा है, जे थॉमसन अपने मॉडल में बता रहा है, ठीक है। और जे थॉमसन अपने मॉडल में बता रहा है कि जितने धन आवेश होंगे उतने ही ऋण आवेश होंगे। यानी जे थॉमसन ने सबसे पहले बताया कि परमाणु के अंदर 2 लोग हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज जैसे यहाँ पे बाद में पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन उससे पहले जे थॉमसन को नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन घूमता है। इस साला चोरकटवा बोल दिया कि क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन धंसा रहता है इलेक्ट्रॉन धंसा रहता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन धंसा रहता है, घूमवा नहीं करता है, ठीक है। और उसके अगल बगल जो लाल वाला हिस्सा खाने वाला होता है वो क्या है, धनावेश है। लेकिन रदरफोर्ड ने कहा कि नहीं रे बाबा, तू जो बोल रहा है प्रूफ तो नहीं है तेरे पास, इसलिए रदरफोर्ड कहा कि मैं एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा, मैं एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा तब मैं मानूंगा। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, दिमाग लगाया, उसने एक सोने की पतली परत ले ली, गोल्ड की, एक सोने की बहुत पतली परत ले ली, ये हो गया सोने की गोल्ड की पतली परत का एक परमाणु है मान लो, ठीक है। अब उसने दिमाग लगाया कि हम यहाँ पे, हम इस गोल्ड के पतली परत पे बाहर से हम यहाँ से अल्फा कण की बौछार कराएंगे। क्या कराएंगे भैया, अभी देखो जो यहाँ समझा रहा हूँ वही चीज यहाँ लिखा होगा, रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगा, दिमाग में नस में फिट हो जाएगा, समझ रहे हो। याद रखो, रटोगे तो भूल जाओगे, बाद में रटोगे तो निश्चित है भूलना ही भूलना है। 2 ठो रटोगे, तीसरा का चौथा का जब रटने जाओगे तब तक पहिल का दूसरा का वाला ट्विच ट्विच बाहर, समझ रहे हो। तो ध्यान से समझना। अब यहाँ से क्या हो रहा है, बहुत सारा इस तरह से
एक ठो थोड़ी रे मेरे भाई, एक ठो थोड़ी, लाखों इस तरह से अल्फा कण जा रहे थे, लाखों अल्फा कण इस तरह से जा रहे थे, ठीक है, लाखों अल्फा कण, थोड़ा और बर्थडे बना देते हैं, ठीक ना, यहां से लाखों अल्फा कण इस तरह से सोने की पतली परत पे जा रहे थे टकराने, और ये अल्फा कण था पॉजिटिव, क्या था, पॉजिटिव। ये बात आपको बहुत पहले पता होगा कि पॉजिटिव और पॉजिटिव अगर आमने सामने पड़ गए तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, कभी भी आकर्षित नहीं होता है, और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो तो एक तरफ निगेटिव हो तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये बात तो आपको पता होगा। अब उसने सोचा कि जे थॉमसनवा बोल रहा है कि अंदरवा पॉजिटिव और निगेटिव धसा है, तो हम इधर से पॉजिटिव भेजते हैं, देखते हैं क्या होता है। पॉजिटिव अगर बहुत जगह, हर जगह पॉजिटिव फैला है तो इस पॉजिटिव को उधर जाने ही नहीं देगा, सब इधर उधर लौटा देगा। लेकिन जे थॉमसनवा का जवाब देने के लिए रदरफोर्ड ने दिमाग लगाया, और उसने एक और काम किया। रदरफोर्ड ने एक दिमाग लगाया कि अगर ये अल्फा कण उस पर जाएगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि उस पर जा चुका है अल्फा कण। उसके लिए उसने एक इस तरह से जिंक सल्फाइड की, सोलेनाइड की एक लेयर लगा दी, जिंक सल्फाइड की क्या लगा दी, एक पतली परत लगा दी। जिंक सल्फाइड इतना सेंसिटिव होता है कि इस पे हल्का सा भी कोई चीज आकर के टकरा गया तो तुरंत चमकेगा, चमकेगा, हरे रंग में चमकेगा, हरे रंग में चमकेगा, ठीक है। तो यहां से ज्यादातर, मैक्सिमम, ज्यादातर, मैक्सिमम, 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 ज्यादातर अल्फा कण आर पार हो गए, ज्यादातर अल्फा कण आर पार हो गए रे मेरे भैया, ज्यादातर अल्फा कण आर पार हो गए। अब ज्यादातर अल्फा कण आर पार हो गए तो उसने बता दिया कि हाय रे दादा, तब तो परमाणुआ अंदरवा से खोखला है रे भाई, वो झूठ बोल रहा था चोट्टा, जे थॉमसनवा कहां गया रे भाई, जे थॉमसनवा झूठ बोल रहा था, बाल खड़ा खड़ा है इसका, ठीक है, जे थॉमसनवा झूठ बोल रहा था रे भाई कि अंदर में जगह जगह पे धसा हुआ कुछ कुछ है नहीं है रे मेरे भाई, कुछ है नहीं है। मैक्सिमम किरणें आर पार हो गई, यहां पे टकराती थी तो चमकती थी, यहां टकरा करके चमक रही हैं ये लोग, तो ज्यादातर मैक्सिमम किरणें इस तरह से आकर के चमक रही है। तो रदरफोर्ड का पहला, जब उसने अपना नियम दिया तो पहली अवधारणा में, पहली विशेषता में यह लिखा रदरफोर्ड ने कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। जब भी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पूछा जाएगा तो पहला फर्स्ट हेडिंग डाल के क्या लिखोगे, परमाणु का, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, ये लिखोगे। क्या लिखोगे, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है भैया, अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है बच्चा, खोखला होता है। समझ आई मेरी बातें, खोखला होता है, ठीक है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, पहला याद रहेगा, ये लिख लोगे। अब आगे देखो, आगे बोलता है रदरफोर्ड कि जब ये बीच वाली लाइनें जा रही होती हैं, जब एकदम सेंटर वाली जो लाइन जा रही है, ये वाला, यहां केंद्र में एकदम सेंटर वाली जब लाइन जा रही थी तो कुछ खास हुआ, कुछ अलग ही हो गया, जैसे गई वैसे ही मुड़ के वापस आ गई, जैसे गई मुड़ के वापस आ गई। कैसे पता चला कि वापस आई, यहां भी जिंक सल्फाइड को लगाया था कि अगर कोई उधर से बैक करके वापस आकर के आएगा तो इधर भी चमकेगा, तो इधर भी कुछ जिंक सल्फाइड का लेयर लगाया हुआ था, ठीक है। तो जब इधर आएगी तो उसने देखा कि लाखों किरणों में से, यानी कह लो कि 10,000 से 20,000 किरणों में कोई एक किरण वापस आ रही थी, 10 से 20,000 किरणों में कोई एक किरण वापस आ रही थी, और वापस आने वाली किरणें हर बार सेंटर से होते हुए आ रही थी, और जो किनारे से जा रही थी थोड़ा सा बड़ी तेजी से ऐसे मुड़ जा रही थी, जो इस सेंटर के हल्का किनारे से जा रही थी ऐसे बड़ी तेजी से मुड़ जा रही थी। इससे रदरफोर्ड को एक बात और पता चला कि परमाणु के हर जगह पे धनावेश नहीं है, यानी धनावेश, पूरा संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र पर समाहित हो गया है। इसीलिए पूछा जाता है कि केंद्र की, नाभिक की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। बताया कि परमाणु के बीच में कुछ तो ऐसा है जो पूरा धनावेश एक ही जगह पे है, यानी धनावेश अलग अलग जगह पे नहीं है, धनावेश एक ही जगह पे स्थिर है। समझ आई इतनी बात, ये बात क्लियर हुआ। ये कौन बोल रहा है, रदरफोर्ड बोल रहा है, ठीक है। तो यहां तक आपको पता चल गया कि नाभिक में धनावेश होता है। तो दूसरे लाइन में बोलोगे, दूसरे लाइन में लिखोगे कि परमाणु का समस्त धनावेश एक छोटे से बिंदु पर स्थित होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं, दूसरा पॉइंट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या कर रहा होता है,
चक्कर लगा रहा होता है, यही है रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, अब यही बात यहाँ पे हाँ एक बात और, कि अगर धनावेश संपूर्ण नाभिक पे है तो पूरा द्रव्यमान एक ही जगह पे समाहित हो गया है। ठीक है, वजन पूरा इसके वजह से, जिसे हम लोग सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं। अब यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है पहले में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 1911 ईस्वी में दिया। रदरफोर्ड ने स्वर्णपत्र यानी गोल्ड फॉइल का प्रयोग किया और उस प्रयोग के आधार पर परमाणु का एक निम्नलिखित मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, उसने क्या बताया, परमाणु के केंद्र में अत्यंत छोटा घना और धनावेशित भाग होता है। परमाणु के केंद्र में अत्यंत छोटा धनावेशित और घना यानी डेंस, पूरा धनावेश एक ही जगह पे स्थित है। ठीक है, भाग होता है। ठीक है, फिर आगे कहता है परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक के केंद्र पर स्थित होता है। पूरा वजन पूरा केंद्र पर स्थित होता है, क्योंकि बाकी तो खोखला है। ठीक है, बाकी तो खोखला है। फिर अगला बोलता है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, जैसे ग्रह सूरज के चारों ओर घूमता है ना, ग्रह ये सूरज हो गया, ये पृथ्वी ऐसे घूम रहा है ना, उसी तरह इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता है, परिक्रमा लगाता है। ठीक है, अगला कह रहा है परमाणु का अधिकांश भाग खाली या खोखला होता है, जो अभी मैंने बोला, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। अब बताओ रदरफोर्ड मॉडल क्लियर हुआ। अब इसकी कमियां जान लो फटाक से। कमी क्या, वैसे कमी अभी बता ही दिया बोर्स मॉडल के समय, तो पढ़ ही लोगे, कमी पढ़ लोगे कि नहीं, तो क्लियर है, पढ़ लेना इसे। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आता है प्रकाश का वैद्युत प्रभाव की परिभाषा प्रकाश की किस प्रकृति की पुष्टि करता है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से संबंधित आइंस्टीन के समीकरण लिखिए तथा इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए नियम का संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पे देखा जाए तो दो सवाल है। पहला, एक प्रकाश का वैद्युत प्रभाव को परिभाषित करना है, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव क्या है। दूसरा, आइंस्टीन का समीकरण लिखना है। बस दो सवाल को समझ लो, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव क्या है, आइंस्टीन का समीकरण क्या है। 100% पूछा जाता है, अलग से तोड़ के भी पूछ सकता है कि आइंस्टीन के समीकरण को लिखिए। समझ रहे हो, प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधित आइंस्टीन का समीकरण लिखिए, ऐसे पूछा जा सकता है। तो अब मैं जो बता रहा हूं ध्यान से समझो। सबसे पहले समझो प्रकाश का वैद्युत प्रभाव होता क्या है। प्रकाश का वैद्युत प्रभाव होता क्या है, देखना ना, अभी मजा आ जाएगा आपको। आपने सोलर प्लेट देखा है अपने घर के आसपास में, सोलर पैनल आजकल सौर ऊर्जा वाला लगता है ना, जैसे पानी होने के लिए टंकी के ऊपर सौर ऊर्जा लगा देते हैं। बहुत लोग के घर में इन्वर्टर होगा सोलर पैनल वाला, तो उसका प्लेट देखा होगा आप लोगों ने, उसका इस तरह से सौर ऊर्जा का प्लेट देखा होगा। अब यहाँ पे नीचे सौर ऊर्जा का प्लेट के नीचे क्या होता है, बैटरी लगा होता है, यहाँ तार लगा होता है। यहाँ धूप पड़ता है तो बैटरी चार्ज हो जाता है। तो अगर धूप पड़ने से कैसे बैटरी चार्ज हो गया, मैं बताता हूँ क्या होता है। यही है प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, ध्यान से समझना। ये हो गया तुम्हारा प्लेट। अब यहाँ पे प्लेट क्या है, धातु की है, इसलिए इसके अंदर जगह जगह पे इलेक्ट्रॉन है। प्लेट क्या है, धातु की है, तो जगह जगह इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या है, मुक्त तो है लेकिन एक्टिव नहीं है, एक्टिव इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठंडे पड़े हुए हैं। जैसे नहीं होता है कि ये लड़का तो है लेकिन जिंदा नहीं है, प्यार में मर गया, लड़की धोखा देके भाग गई, एकदम मुर्दा लाश बन गया है, जिंदा लाश सॉरी। ठीक है, हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, ये वाला शायरी मार रहा है केवल, समझ रहे हो। अरे अपने माँ बाप का फिक्र करो भाई, प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ने का। ठीक है, पेपर बहुत नजदीक है। ठीक है, मजेदार शादी तभी होगा जब आप पढ़े लिखे रहोगे, अच्छा खासा कमाओगे। न तो अंत में याद रखना, कोई नहीं पूछता कि आपकी गर्लफ्रेंड कितनी थी, आपने अय्यासी कितना किया, आपके बॉयफ्रेंड कितने थे। अंत में यही पूछा जाता है, जब आपकी उम्र गुजरने लगती है, 24 से 25 साल की उम्र में आते हो, तो यही पूछा जाता है कि लड़का कमाता कितना है। कहने का मतलब कुल मिलाकर के एजुकेशन, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, प्यार मोहब्बत होता रहेगा बाद में। ठीक है, अब ध्यान दो कि ये हमारा सोलर पैनल है, सौर ऊर्जा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रकाश की किरणें इस पे पड़ रही है। ये प्रकाश जो है किस रूप में आ रही है, फोटोन के रूप में। आइंस्टीन क्या बोलता है कि प्रकाश की जो ऊर्जा है एक पैकेट के रूप में आ रही है। पैकेट, जैसे खाने का पैकेट होता है ना, खाने का पैकेट, पूरी सब्जी सलाद, पूरी सब्जी सलाद, इस तरह से ऊर्जा पैकेट के रूप में आ रही है, जिसे फोटोन कहते हैं। फोटोन क्या कहते हैं, फोटोन। ठीक है, अब ये ऊर्जा इस पे पड़ रही है। अब जब ये प्रकाश की किरणें आएंगी ऊर्जा के रूप में, तो उस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। अभी बोर मॉडल में क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिलेगी तो बाहर भागने की कोशिश करेगा, और इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी कम होगी तो अंदर जाने की कोशिश करेगा, बताए थे ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिला और इलेक्ट्रॉन उड़ा, उत्सर्जित हो गया। क्या हो गया, उत्सर्जित हो गया। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा,
तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा, यहाँ से फुदकने लगेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन वहाँ उत्सर्जित होकर के यहाँ से रिसीवर से रिसीव करके बैटरी को चार्ज कर लिया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को यानी किसी भी धातु प्लेट के ऊपर प्रकाश की किरणों का पड़ना, अब पड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहलाता है। माँ कसम बता रहा हूं समझ आ गया होगा, मैं कसम खा लेता हूं कि आपको समझ आ गया होगा, गारंटी के साथ, गारंटी के साथ, ठीक है, गारंटी के साथ समझ आ गया होगा। यहां तक समझ आया। अब यही बात यहां लिखा हुआ है, पढ़ लो। कह रहा है कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर डाला जाता है, भाड़ में गया उपयुक्त आवृत्ति वगैरह, बस इतना समझ लो कि जब कोई प्रकाश धातु की सतह पर डाला जाता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना ही प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना ही प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहलाता है। समझ आया, समझ आया ना, मजा आया ना। अब देखो यहां तक हो गया, तो इसका समीकरण क्या है ध्यान से समझो। इसे प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहलाता है, ये हो गया। अब आती है बारी आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण कैसे लिखा जाता है, ध्यान से समझो। यहाँ पे होता है आपका, इसे आप ई भी लिख सकते हो, ठीक ना। क्या लिख सकते हो, फोटोन की ऊर्जा है, क्या है, फोटोन की ऊर्जा लिखा है कि नहीं, यहाँ पे है देखो, फोटोन की ऊर्जा एच न्यू है। एच का मतलब प्लांक कांस्टेंट, अभी मत समझ लेना, न्यू है, क्या है, न्यू। न्यू का मतलब होता है तरंग की आवृत्ति, बता चुका हूं ना तरंग की आवृत्ति कैसे निकालते हैं। अगर एक सेकंड में देखो एक चक्कर हुआ, दो चक्कर हुआ, अगर एक सेकंड में दो चक्कर लगाया तो इसका मतलब 2 हर्ट्ज, एक चक्कर का मतलब 1 हर्ट्ज, दो चक्कर का मतलब 2 हर्ट्ज, तो ये आवृत्ति होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो जो एच न्यू है ये क्या है, आवृत्ति है, क्या है भैया, आवृत्ति। इसे ई लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ई बराबर होता है डब्ल्यू प्लस गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर किसका, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये इतना बस लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन याद रखना समीकरण लिखने के बाद, समीकरण लिखने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेट करना पड़ता है कि कौन क्या क्या है। तो एच न्यू जो है आपतित फोटोन की ऊर्जा है, आपतित जो ऊर्जा आ रही है प्रकाश बंडल के रूप में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। और जो डब्लू है, ये जो डब्लू है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं डब्लू को, कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, डब्लू को कार्यफलन कहते हैं, ठीक है। फिर आता है ए, तो क्या है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। वो जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रकाश की किरण पड़ा, इलेक्ट्रॉन ने प्रकाश की किरण से ऊर्जा लिया, ऊर्जा लेने के बाद फुदुक फुदुक के आगे बढ़ने लगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर करने लगेगा, गति करने लगेगा, तो गति करने से गतिज ऊर्जा तैयार होगी। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और कार्यफलन, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और कार्यफलन को जोड़ दिया जाए, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और कार्यफलन को जोड़ दिया जाए तो ए ई के बराबर होता है। ई यानी क्या, आपतित फोटोन की ऊर्जा। नहीं समझे, समझाता हूं मैं, समझ ले रे मेरे भाई, समझ ले रे मेरे भाई। ये हो गया प्लेट, ये है इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी आया ई के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, उत्सर्जित हुआ, और उत्सर्जित होने की वजह से यहाँ पे एक गतिज ऊर्जा मिली उसको, क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। और इसका कार्यफलन क्या था, डब्ल्यू था, ये भी ऊर्जा के रूप में है। तो कार्यफलन और हाफ एम वी स्क्वायर दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो एनर्जी भेजी गई थी वो उसी के बराबर होता है। इसे बोलते हैं आइंस्टीन का समीकरण। बताओ क्लियर हुआ, एकदम बकवास बाजी है रे भाई, इतना हार्ड नहीं है, अच्छे से समझो ना तो मजा आ जाएगा, बस आपको समझाने वाला मिल जाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। तो वही चीज है जो मैंने बोला है, वही चीज है जो मैंने बोला है, तो इसे आप पढ़ लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियॉन से आप क्या समझते हैं, नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या और त्रिज्या के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। नाभिक की द्रव्यमान संख्या और त्रिज्या के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। और कह रहा है दर्शाइए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। अभी आपको जब मैं इसे पढ़ा तो अगड़म बगड़म लग रहा होगा, लेकिन जब मैं एक एक करके तोड़ तोड़ करके एक एक चीजों का डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन दूंगा तो आपको दिमाग में क्या, आपके नसों में फिट हो जाएगा ये प्रश्न। और बहुत ही डायमंड क्वेश्चन है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, जितना मैं बता रहा हूँ वहां से बाहर नहीं होगा, ठीक है ना। ये देख लेना, पेपर के बाद आने के बाद आप खुद कहोगे कि विजय सर एग्जाम लीकर, विजय सर हिंदी मीडियम के एग्जाम लीकर हैं, ठीक है। इतना सटीक मैं बता रहा हूँ, वो आएगा, समझ रहे हो, बस आप तैयार करो, ठीक है। हाँ ये है कि जितना मैं बताया हूँ उतना पूरा तैयार रहना चाहिए। अब आप एक आध तो वीडियो देख करके जाओगे और उधर से आओगे तो आप कहोगे अरे यार इसमें जो था वो तो आया ही नहीं। अरे भाई हम जितना बताएं उतना पूरा कवर करो ना। न्यूमेरिकल बताया है, डेरिवेशन बताया है, छोटे मोटे जो 2 नंबर 3 नंबर वाले परिभाषा होते उनको बताया है, 5 नंबर वाला बता ही रहा हूँ, एमसीक्यू बता ही दिया, समझ रहे हो। फिजिक्स का सेकंड पार्ट का जो न्यूमेरिकल है इस वीडियो के बाद आ ही जाएगा, ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। सबसे बड़ा चीज की गाइड भी कर रहा हूँ प्रॉपर,
और सिखा भी रहा हूँ, समझ रहे हो? क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के साथ थोड़ा गलत हुआ है, क्योंकि टाइम टेबल में कोई गैप नहीं दिया गया है, इसलिए अभी ही जो करना है करना होगा, नहीं तो 13 तारीख के आसपास आप हिंदी तैयार करना शुरू कर दोगे, 13-14 तारीख से, तो समय ज़्यादा नहीं मिलेगा फिर। तो ध्यान से समझिए। अब न्यूक्लियॉन क्या होता है पहले समझिए, तोड़ तोड़ के हम समझेंगे, ठीक ना। सबसे पहले हम समझेंगे, देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक को समझेंगे कि न्यूक्लियॉन होता क्या है। तो आपको समझाता हूँ क्या होता है, रटने मत लगना यहाँ पे, ठीक ना, जो बता रहा हूँ उसे समझो। देखो परमाणु है, परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन प्लस होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस तरह से घूमता है चारों तरफ, ठीक है। अब ध्यान से समझो, परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योगफल होता है, यानी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है, इनकी संख्याओं का योगफल जो है, इनकी संख्याओं का योगफल जो है उसे न्यूक्लियॉन कहते हैं। नहीं समझे, फिर समझाता हूँ। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं, इन दोनों का योगफल कर दो, जोड़ दो, तो उसे बोला जाता है न्यूक्लियॉन। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। अब बताओ, यही चीज यहाँ लिखा होगा, ध्यान से समझो। नाभिक में उपस्थित कणों या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। संयुक्त का मतलब दोनों को मिला दिया जाए, तो संयुक्त का मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। तो ये भी कह सकते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। समझ आई मेरी बात? इतनी बात समझ आई? इतनी बात से आप सहमत हो? इतनी बात से अगर आप सहमत हो तो द्रव्यमान संख्या में क्या हुआ है, इसी तो है द्रव्यमान संख्या, इजी तो है। कह रहा है नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन और कुल न्यूट्रॉन की संख्या को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं। नाभिक के अंदर कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उनके द्रव्यमान को जोड़ दिया जाए, प्रोटॉन का वजन और न्यूट्रॉन का वजन, दोनों के वजन को जोड़ दिया जाए, तो जो जोड़ने के बाद मिलेगा मुझे, उसे ए बोलते हैं। ए मतलब द्रव्यमान संख्या। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, आपका द्रव्यमान संख्या है, जिसे ए से लिखा जाता है। द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर कहते हैं, ठीक है। ये हो गया परमाणु क्रमांक, ये हो गया या न्यूट्रॉन। ये जेड जो है प्रोटॉन की संख्या है, पी प्लस का द्रव्यमान, और न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन का। तो इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, यानी प्रोटॉनों की संख्या को और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ दिया जाए, प्रोटॉनों की संख्या को न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ दिया जाए, तो दोनों मिला करके द्रव्यमान संख्या कहलाता है। समझ आई मेरी बातें? फिर से रिपीट कर दूं या समझ गए? समझ गए। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन और कुल न्यूट्रॉन की संख्या को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं। समझ आई मेरी बातें? यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गई होगी, तो इसने बोला था कि द्रव्यमान संख्या और त्रिज्या में संबंध बताने के लिए। तो ये जो परमाणु है, ये हो गया नाभिक, यहाँ से क्या होगा, त्रिज्या, और इसका पूरा जो वजन होगा, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो उसको जोड़ दिया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दिया जाता है, तो क्या मिलता है, द्रव्यमान संख्या मिलता है, ए। तो कह रहा है ए और आर के बीच में क्या संबंध है बताना है, ए और आर के बीच में क्या संबंध है। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे आप प्रूफ कर दिया, लेकिन आपको प्रूफ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आकर के यहाँ पे लिखना है कि अगला सवाल उसमें क्या दिया था कि घनत्व जो होता है परमाणु का, वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता, यही बोला था ना। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना है कि घनत्व जो होता है द्रव्यमान संख्या पे। फिर उसके बाद क्या पूछा था प्रश्न में दोस्तों, कि जो घनत्व होता है वो द्रव्यमान संख्या पे निर्भर करता है या नहीं, तो आप लिख देना नहीं, ठीक है। वहां कोई सिद्ध करने के लिए नहीं दिया है कि आपको इतना लंबा सिद्ध करने की जरूरत पड़ेगा, बस फार्मूला इतना लिख देना और यहाँ पे दिखा देना कि ये है, और द्रव्यमान संख्या क्या होता है, ए। इस फार्मूले में कहीं भी ये नहीं है, ठीक है, इसलिए निर्भर नहीं करता। इतना कर देना, आपका काम हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चले। वाह, क्या लेवल है क्वेश्चन का, ठीक है। एनर्जी बैंड कह रहा है कि ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होता है, यानी हमें क्या समझना है, ऊर्जा बैंड क्या होता है उसे समझना है। फिर ऊर्जा बैंड के आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालक, यहाँ पे लिखा ना, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों और कुचालकों एवं अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। और ये भी कहता है कि ताप पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी बताना है, ठीक है। ताप बढ़ाने पे या घटाने पे एनर्जी बैंड पे, यानी अर्धचालक चाहे चालक या कुचालक हो, उस पर प्रभाव क्या पड़ता है ताप बढ़ाने पर। तो ध्यान से समझना, एक एक करके समझ जाओगे, ठीक है। सबसे पहले समझो एनर्जी बैंड एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। अपने अर्धचालक वाले वीडियो मैंने बताया है, फिर भी यहाँ पे ध्यान से समझो। जैसे मान लो होता क्या है कि जैसे मान लो सपोज दैट ये आपका परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक हो गया और ये काफी सारे कक्षक हैं, मान लो काफी सारे कक्षक है। पहले कक्षक को आप क्या बोलते हो, N1 कक्षक कहते हो, दूसरे वाले को क्या बोलते हो, N2 कक्षक कहते हो, तीसरे वाले को क्या बोलते हो, N3 कहते हो, चौथे वाले को क्या कहते हो, N4 कहते हो, इस तरह कहते हो ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये बात आप याद रखना कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे
गैप बढ़ता जाता है। क्या बढ़ता जाता है? ऊर्जा गैप जो होता है, एनर्जी गैप, वो बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। अब मैं जो कह रहा हूं ध्यान से समझो। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इलेक्ट्रॉन इस चौथे कक्षक में घूम रहा है। ये वाला इलेक्ट्रॉन चौथे कक्षक में घूम रहा है। ये इलेक्ट्रॉन किस में है? चौथे कक्षक वाले इलेक्ट्रॉन है। क्या है? चौथे कक्षक वाले इलेक्ट्रॉन है। अगर ये परमाणु अगर ये परमाणु जो यहाँ पे बनाया हूं अकेला है, तो इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा स्तर में घूम रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये अकेला है तो इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जिस लाइन में है उसी लाइन में बना रहेगा। ये जो लाइनें खींची है ऊर्जा स्तर है। क्या है? ऊर्जा स्तर। यानी इस वाले की ऊर्जा जो भी होगी, मान लो 10 है, इस वाले की मान लो 15 है, इस वाले की मान लो 23 है, इस वाले की मान लो 27 है, तो 27 है तो 27 ही बनी रहेगी, कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन इस परमाणु के अगल बगल में कोई और परमाणु भी आ जाए, इस परमाणु के, ये जो परमाणु बनाया है मैंने, ठीक ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस परमाणु के अगल बगल ढेर सारे परमाणु आ जाए इस तरह से, तो होगा क्या? ध्यान से समझना। होगा क्या भैया? ध्यान से समझना। ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों अगल बगल जब आ जाएंगे इस तरह से, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक दूसरे को धकेलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों माइनस चार्ज होते हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, धकेलेंगे। वो उधर धकेलेगा उधर, यानी दूर भागेंगे, तो एक दूसरे को धकेलेंगे। लेकिन ध्यान से समझना, ये क्या है? नाभिक, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये नाभिक क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को ये वाला नाभिक अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि माइनस और प्लस में क्या होता है? खिंचाव होता है रे भैया, समझ रहे हो? माइनस वाला बिटिया है, प्लस वाला लड़का है, बेटवा, ठीक ना, तो बिटिया बेटवा चिपकेंगे, ठीक है। तो माइनस वाला खिंचाएगा प्लस की तरफ, और ये वाला माइनस जो होगा इधर वाला खींचेगा। यानी कुल मिलाकर के जब परमाणु अगल बगल में बहुत सारे आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों पे आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगने लगता है, खींचने धकेलने वाला, जिसकी वजह से उस जिस कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, वो जो कक्षक की ऊर्जा है वो कई लेयर में बट जाती है। वो ऊर्जा कई लेयर में विभाजित हो जाती है, इस तरह से कई छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में बट जाती है। जिसमें इलेक्ट्रॉन है, आकर्षण और प्रतिकर्षण की वजह से इस कक्षक का जो ऊर्जा स्तर है वो कई हिस्सों में बट जाना, ऊर्जा का कई हिस्सों में बट जाना, ऊर्जा का कई हिस्सों में बट जाना ही क्या कहलाता है? ऊर्जा बैंड या एनर्जी बैंड कहलाता है। बैंड का मतलब एक बैंड बन गया, एक इस तरह से पैकेट बन गया। इस पैकेट को ही बैंड कहा जा रहा है। बैंड बजाने वाला बैंड नहीं, धुम 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 बजाने वाला बैंड नहीं, समझ रहे हो? कौन वाले बैंड की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो? और ये जो बैंड है ये भी दो हिस्सों में दिखता है। एक वो वाला एनर्जी जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और एक वो वाला जिसमें इलेक्ट्रॉन दिख रहे होते हैं। जिस बैंड, जिस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन दिख रहे होते हैं, जिस एनर्जी बैंड में इलेक्ट्रॉन दिख रहे होते हैं, ध्यान से समझना, यहाँ पे लिखा है ना, एक बैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड, ठीक है। एक बैलेंस बैंड होता है और एक कंडक्शन बैंड। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन टिके रहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा रहता है, उसे बोलते हैं बैलेंस बैंड बोलते हैं। बी भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। बैलेंस बैंड यानी संयोजी बैंड। संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन स्थिर रहते हैं। अगर इनको टेम्परेचर दिए, कुछ इनमें बदलाव किए, किसी कारणवश अगर इनकी ऊर्जा बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन फुदक करके किसमें चला जाएगा? इस खाली वाले जगह में। और इस खाली वाले जगह को बोला जाता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड का मतलब होता है चालन बैंड। जब इलेक्ट्रॉन इसमें से फुदक करके ए पार आ जाएगा, फुदक करके उस वाले ऊपर में चला जाएगा, तब जा करके विद्युत धारा बहना शुरू हो जाएगा। तब जाके विद्युत धारा बहना शुरू हो जाएगा। और अगर ये यहाँ से फुदक करके यहाँ नहीं जा पाएगा, यहाँ से फुदक करके यहाँ नहीं जा पाएगा, तो धारा नहीं बहेगी। तो फुदक करके कब जा पाएगा, फुदक करके कब नहीं जा पाएगा, उसका कारण है इसके बीच की गैप। ये जो दोनों डब्बा बनाया है मैंने, इन डब्बों के बीच में गैप क्या है? इन डब्बों के बीच में जो गैप है इसे ही बोला जाता है ईजी। ईजी का मतलब एनर्जी गैप, यानी ऊर्जा गैप कहते हैं। समझ आई मेरी बातें? ऊर्जा गैप, गैप ज्यादा होगा तो गड़बड़ा जाएगा। मान लो यहाँ पे एक लड़का खड़ा है इस जगह पे, और यहाँ नली है और इधर उसको डाकना है। तो अगर गैप ज्यादा है तो डाक नहीं ना पाएगा, नलिया में गिर जाएगा ना जी, नलिया में गिर जाएगा ना। अगर गैप कम होगा तो डाक लेगा, समझ रहे हो? तो अब यहां तक आप समझ गए। तो ऊर्जा बैंड क्या होता है ये तो क्लियर करा दिया मैंने। अब ऊर्जा बैंड के आधार पर आपको चालक, अर्धचालक, कुचालक में अंतर बताना था ना, तो ध्यान से समझिए। ऊर्जा गैप समझ है, एनर्जी बैंड पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। 3 ठो होता है प्रश्न इस लेवल में जो बदल बदल के पूछता है। कभी ऊर्जा एनर्जी बैंड पूछ लेगा, कभी भंवर धारा पूछ लेगा, कभी विस्थापन धारा पूछ लेगा। तो है ना हम बताने के लिए, चिंता मत करो, ठीक है। तो ऊर्जा गैप क्या होता है, ध्यान से, जब बहुत अधिक परमाणु, देखो अकेला था तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तब एनर्जी बैंड नहीं बनेगा। जब बहुत सारे परमाणु अगल बगल में आ जाते हैं इस तरह से, और सारे भी परमाणु हो सकते हैं, ठीक ना, और सारे भी परमाणु हो सकते हैं। जब बहुत अधिक परमाणु मिल करके
मिल करके क्या बनाते हैं, ठोस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जब बहुत सारे परमाणु मिल जाएंगे एक जगह पे तो ठोस बना लेंगे। ठोस बनाने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर मिल करके निरंतर ऊर्जा क्षेत्र बना लेते हैं, जिन्हें ऊर्जा बैंड कहते हैं। ठीक ना, निरंतर ऊर्जा क्षेत्र बना लेते हैं अलग अलग, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो जो मैंने बोला वही आप लिखना, ठीक है, नहीं तो आप मेरे उस वाले वीडियो में जाके देखोगे तो और इजी एकदम टेक्निकली मिल जाएगा, ठीक है। फिर कहता है कि ये जो बैंड होता है ये दो रूप में होता है, एक संयोजी रूप में और एक चालन बैंड के रूप में। तो कैसा होता है यहाँ पे दिखाई दिया मैंने, ठीक है, ये चीज दिखा दिया। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे कहता है इनके बीच की जो खाली जगह होती है उसे ऊर्जा अंतराल या बैंड गैप कहा जाता है, जिसे ईजी से लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है, ध्यान से समझना, चालन बैंड की अगर बात करें तो चालन में क्या होता है, एनर्जी गैप लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। यानी चालन बैंड की अगर बात करूं तो ये हो गया कंडक्शन बैंड और ये हो गया बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होता है, बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन। तो इनके बीच की जो गैप है, ये जो गैप है बिल्कुल होती ही नहीं है, बिल्कुल गैप होती ही नहीं, एकदम चिपके चिपके रहते हैं, एकदम एक दूसरे पे ओवरलैप किए रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टेम्परेचर ये सब देने की जरूरत ही नहीं, आराम से कभी एक घर में फुदक के, कभी एक घर में, कभी एक घर में, कभी के, क्योंकि चिपका हुआ है। समझ रहे हो, दो ठो घर है, आंगन एक ही है, तो कभी ये आंगन में, कभी वो आंगन में, इस घर में, उस घर में, समझ रहे हो। तो चालन बैंड में ऊर्जा गैप 0 होता है, इसलिए ये अच्छा खासा विद्युत का चालन कहलाता है। क्यों, क्योंकि इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, ठीक है। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि एनर्जी गैप लगभग 0 होता है, इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि संयोजी और चालन बैंड आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप का मतलब होता है एक दूसरे में चिपक जाते हैं, एक दूसरे में चिपक जाते हैं, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से धारा प्रवाहित कर सकता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से धारा प्रवाहित कर सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ताप बढ़ाने पर क्या होगा, ताप बढ़ाने पर टकराव बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा और चालकता घट जाएगी। ताप बढ़ाने पर क्या होगा कि ताप बढ़ाने पर क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाता है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आर का वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की टक्कर की संख्या बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से चालकता इसकी घट जाएगी, ठीक है, ये बात याद रखना। अब अर्धचालक की अगर बात करें तो अर्धचालक में क्या होता है, क्या दोनों चिपके होते हैं, ओवरलैप्ड होते हैं? तो आप कहोगे नहीं सर, दोनों ओवरलैप्ड नहीं होते हैं, थोड़ी सी गैपिंग होती है। तो ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड, ये हो गया बैलेंस बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इनके बीच की जो गैपिंग है, इनके बीच की जो गैपिंग है Eg, वो लगभग कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का होता है। लगभग कितना, लगभग लिखना, ठीक ना, डायरेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मत लिख देना, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, जिसकी वजह से जब इसे टेम्परेचर दोगे तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाएगी और इलेक्ट्रॉन इसमें से उसमें चला जाएगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन इसमें से उसमें चला जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड को छोड़ करके कंडक्शन बैंड में गया तो करंट बहना शुरू हो जाएगा, धारा आसानी से बह जाएगी, ठीक है। तो इसे अर्धचालक कहा जाता है, ठीक है। अर्धचालक की एनर्जी गैप कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग होता है, ठीक है। सिलिकॉन का कितना होता है, 1.1, जर्मेनियम का 0.7 होता है। कभी भी आपको बाय डिफॉल्ट पूछे तो याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पे कह रहा है कि थोड़ी ऊर्जा मिल जाए अगर इलेक्ट्रॉन को तो क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ी ऊर्जा पा करके इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चालन बैंड में पहुंच जाता है। चालन बैंड किसे बोलते हैं, कंडक्शन बैंड को कहते हैं, ठीक है। किसमें पहुंच जाएगा, चालन बैंड में पहुंच जाएगा और आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। तो बताओ अर्धचालक वाला समझ है। अब आते हैं बारी कुचालक की, किसकी, कुचालक की, ठीक है। अब आते हैं बारी किसकी भैया, कुचालक की। तो कुचालक के बीच में जो एनर्जी गैप होती है वो बहुत ज्यादा होता है। एनर्जी गैप जो होती है याद रखना, ये हो गया तुम्हारा चालन बैंड, कंडक्शन बैंड, ये हो गया बैलेंस बैंड, ठीक है, संयोजी बैंड जिसे कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है कुचालक में वो बहुत ज्यादा होता है, लगभग 3 से कितना, 3 से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। कितना, 3 से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन किसी भी हाल में इस पार से उस पार नहीं जा पाती, इसलिए ये इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो पाती, इसलिए इसे बोला जाता है कुचालक। समझ आई मेरी बातें, मजा आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला कह रहा है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या फिर प्रकाश का वैद्युत प्रभाव क्या होता है, समझाइए। ये तो समझा दिया है, ठीक है, इसको समझाने की जरूरत है नहीं, अगले पे चलते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। अब दोस्तों अगले प्रश्न की अगर बात करें तो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत पूछ रहा है कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत क्या है और इसकी सफलता और इसकी विफलता पर प्रकाश डालिए, ठीक है। आपको पता है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत पे 2 प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करने को देता है जिसमें आपको प्रूफ करना होता है I=R, और एक प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए बोलता है जिसमें sin I/sin R प्रूफ करना होता है, पता है ना।
और ये मेरे डेरिवेशन वाले वीडियो में है, आप जाकर के देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई डाउट होगा तब बताना। ठीक है, वैसे यहाँ तो पूछा नहीं है, तो हमें जो सवाल पूछा उसका जवाब देते हैं। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भरोसा रख के आप तैयारी करो। ठीक है, भरोसा नहीं टूटेगा। अब ध्यान से समझो, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत को लिखना है और इसकी सफलता और विफलता के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। ध्यान से समझो, इसकी द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत क्या है। उससे पहले मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ। प्रकाश के बारे में आप जानते हो, प्रकाश जो होता है, यहाँ पे बहस हो रही है न्यूटन की कणिका सिद्धांत और हाइगेंस की तरंगिका सिद्धांत के बीच में। न्यूटन अपने नियम में यह कहना चाह रहा है कि जो प्रकाश है, वो प्रकाश जो है वो कणों के रूप में आगे बढ़ रही है। प्रकाश किस रूप में आगे बढ़ रही है? कणों के रूप में। प्रकाश किस रूप में आगे बढ़ रही है? कणों के रूप में आगे बढ़ रही है। लेकिन हाइगेंस कहता है कि प्रकाश कण के रूप में नहीं, बल्कि प्रकाश एक तरंग के रूप में आगे जा रहा है। ठीक है, बल्कि प्रकाश एक तरंग के रूप में जा रहा है। जब न्यूटन कणिका सिद्धांत देता है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत और हाइगेंस का तरंग सिद्धांत की अगर बात करें, तो पूरी तरह से न्यूटन भी गलत नहीं था और पूरी तरह से हाइगेंस भी सही नहीं है। किसी जगह पे हाइगेंस में कमियां रही है, वो कमी अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, विफलता लिखा है ना, विफलता बताना है। तो पहले न्यूटन के बारे में हल्का सा आप जान लो। तो न्यूटन कहता है कि प्रकाश जो है वो कण के रूप में आगे जा रही है। कणों के रूप में, छोटे छोटे कण हैं और वो भारहीन कण हैं। भारहीन का मतलब उनका कोई वजन नहीं है। और आप बताइए, ये संभव है ही नहीं कि दुनिया में अगर कोई कण होगा, अगर उसका अस्तित्व है तो उसका वजन होना जरूरी है। ये बात आप मानते हैं? ठीक है, लेकिन यहाँ पे न्यूटन कहता है कि प्रकाश जो होते हैं वो कणों के रूप में जाती है। लेकिन हाइगेंस इसका विरोध करता है। हाइगेंस कहता है कि प्रकाश के रूप में नहीं, कणों के रूप में नहीं, बल्कि तरंग के रूप में जाती है। और बाद में आइंस्टीन सिद्ध करता है कि लाइट डुअल नेचर का है। कभी कभी कण के रूप में बिहेव दिखाता है। जब तुम उसे कण के रूप में स्टडी करते हो तब तक वो वेब के रूप में बदल जाता है। जब वेब के रूप में यानी तरंग के रूप में स्टडी करने की कोशिश करते हो तब तक कण के रूप में हो जाता है। अजीब गरीब ये घटना है, इसका ये रहस्यमयी घटना है, ये रहस्य है। ठीक है, इससे पर्दा पूरी तरह से अभी नहीं उठा है, तो ये रहस्य है। ऐसा क्यों है, इसका किसी के पास जवाब नहीं है। तो अब जाके आगे आपको एक और सिद्धांत मिलता है, द्वैत प्रकृति, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ लाइट। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखना। ठीक है, तो यहां पे अब देखो हाइगेंस ने अपने नियम में, सिद्धांत में क्या कहा, ध्यान से समझो। किसी भी क्षण तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत होता है। ठीक है, अब तरंगाग्र क्या होता है? तरंगाग्र किसे कहते हैं मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से समझो। जैसे मान लो यहाँ पे एक स्रोत है, मान लो कोई एक लाइट स्रोत है, बिंदु स्रोत है। हाइगेंस के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ से क्या निकलेगा? एक तरंग निकलेगा। इधर भी क्या निकलेगा? तरंग। इधर भी क्या निकलेगा? इस तरह से तरंग। इधर भी क्या निकलेगा? 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 तरंग। इस तरह से अगर मान लो मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की दूरी पे चेक करना चाहूंगा, कितना? 1 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो यहाँ पे क्या है? ये इधर की तरफ मुड़ा है ना तरंग, ऐसे। तो तुम यहाँ भी 1 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर चेक करोगे तो इसी तरफ मुड़ा हुआ नजर आएगा। यहाँ भी तुम 1 सेंटीमीटर की दूरी पे चेक करोगे तो यहाँ भी मुड़ा हुआ नजर आएगा, यहाँ भी मुड़ा हुआ नजर आएगा, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर। सब जगह पे सेम डिस्टेंस पे सेम कला दिखाएगा। सेम कला का मतलब कि अगर 1 सेंटीमीटर पे ऐसे तरंग तो पता ही है, एक बार नीचे जाता है एक बार ऊपर आता है। ऊपर का मतलब श्रृंग, नीचे गया तो गर्त। अगर मान लो 1 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर श्रृंग उठा हुआ है तो मैं चारों तरफ देखूंगा 1 सेंटीमीटर पे तो उठा हुआ ही नजर आएगा। और उस पूरी लाइन को कहा जा रहा है तरंगाग्र। क्या कहा जा रहा है? तरंगाग्र। समझ आई मेरी बात है? क्या कहा जा रहा है? तरंगाग्र। जैसे पानी में लहरें उठती हैं, पानी में लहरें उठती हैं, देखोगे ना ऐसे 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 ऐसे, तो सब बराबर रहता है हर तरफ, उसे तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तरंगाग्र आपको समझ आया, बहुत बढ़िया। तो वही बात कह रहा है कि किसी भी क्षण, किसी भी क्षण, किसी भी पल, क्षण का मतलब किसी भी समय तुम चेक करो अगर तरंगाग्र को, तो प्रत्येक बिंदु पे द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिर आगे कहता है कि ये द्वितीयक तरंगिकाएं क्या होती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि द्वितीयक तरंगिका क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ फिर से। कि यहाँ पे मैंने बोला कि कुछ दूरी पे जब हम गए, कुछ दूरी पर जब हम गए तो सब जगह पे सेम चीज दिखा, सब जगह पे सेम चीज दिखा। तो इस जगह पे अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ एक नया तरंगाग्र बनाएगा आगे जाकर के, समझ रहे हो? एक नया वेव फ्रंट बनेगा, एक नया तरंगाग्र बनेगा, उसे ही बोला जा रहा है द्वितीयक तरंगाग्र। तो द्वितीयक तरंगिकाएं जो होती है वो सभी दिशाओं में समान वेग से फैलती हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं जो होती हैं वो सभी दिशाओं में समान वेग से फैलती हैं। आगे कहता है कि किसी भी बाद के क्षण में इन द्वितीयक तरंगिकाओं का बाह्य स्पर्शी पृष्ठ
ही नया तरंगाग्र बनाता है। बाह्य स्पर्शी पृष्ठ ही क्या करता है, नया तरंगाग्र बनाता है। ये है इसकी नियम। अब आती है इसकी सिद्धांत, सफलता और विफलता। सफलता क्या है कि आसानी से प्रकाश की नियम का, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या अच्छे से कर लेता है, अपवर्तन की व्याख्या अच्छे से कर लेता है। ये इसकी क्या है, सफलता। ठीक है, तरंगाग्र की संकल्पना को स्पष्ट कर पाता है, एकदम सही सही। ठीक है, समझ रहे हो। विवर्तन की अच्छे से, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आप लिख सकते हैं, विवर्तन की अच्छे से व्याख्या कर पाता है, व्यतिकरण की अच्छे से व्याख्या कर पाता है, लेकिन ध्रुवण की अच्छे से व्याख्या नहीं कर पाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसकी विफलता के बारे में। विफलता यहाँ पे लिखा है व्यतिकरण की पूर्ण तरह व्याख्या नहीं कर पाता है, लेकिन यहाँ पे इसको काट दीजिएगा, दोनों को, इसको इसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, लगभग व्याख्या कर लेता है अच्छे से। फिर आता है ध्रुवण, तो ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पाता है, बस किसकी, ध्रुवण यानी पोलराइजेशन की अच्छी खासी व्याख्या नहीं कर पाता है। ठीक है, अब व्यतिकरण क्या है, ध्रुवण क्या है, ये सब अभी आगे प्रश्न में मिलेगा आपको। यहां तक आपको समझ आया। अब अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न आ भी गया। प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, अब पोलराइड के सिद्धांत तथा दो उपयोग लिखिए। ठीक है, तो मैं ध्रुवण बताने से पहले आपको सबसे पहले व्यतिकरण और विवर्तन बताना चाहूंगा। ठीक है, फिर इस पे आते हैं हम लोग। ठीक है, पहले किसको बताना चाहूंगा, व्यतिकरण और विवर्तन क्या होता है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा सबसे पहले। तो आप समझिए व्यतिकरण और विवर्तन क्या होता है। तो व्यतिकरण का मतलब समझिए पहले, व्यतिकरण क्या होता है समझिए, एकदम इजीली समझाऊंगा, मजा आ जाएगा। व्यतिकरण एक्चुअली में होता क्या है, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कई सारे तरंग आ रही हैं एक जगह पे, मान लो यहाँ पे 2 3 4 कई सारे तरंगे हैं। ठीक है, कई सारे तरंगे किसी एक जगह पे जाकर के मिल रही हैं, किसी एक जगह पे, यानी 2 या 2 से अधिक तरंगे जब एक जगह पे आकर के मिलती हैं तो एक नए तरंग का निर्माण होता है। एक एक भैया नए तरंग का निर्माण होता है, एक नया तरंग पैदा लेता है, और वो तरंग की आवृत्ति बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, यानी इनके मुकाबले बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, समपोषी भी हो सकता है और विनाशी भी हो सकता है। तो समपोषी व्यतिकरण क्या है, विनाशी व्यतिकरण क्या है, बता रहा हूं। इससे पहले भी यहां तक समझिए कि कई तरंगों का मिलना किसी एक बिंदु पर और वहां से एक नए तरंग का उत्पत्ति होना ही व्यतिकरण कहलाता है। समझ आया। अब आते हैं बारी विवर्तन क्या है। अब देखिए कोई भी मान लीजिए एक हमारे पास इस तरह से एक प्लेट है और प्लेट में एक छोटा सा छिद्र लिया है मैंने। ठीक है, इस तरह से हमने बहुत छोटा सा छिद्र लिया है। अब छिद्र से एक तरंग, इसी छिद्र के समान आवृत्ति की एक तरंग मैं भेज रहा हूं, एक तरंग भेजा, लेकिन यहां से जब इस छिद्र से निकलेगा तो कई तरंगों में विभाजित हो जाएगा। कई तरंगों में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। इस छिद्र से बाहर निकलते दौरान कई तरंगों में विभाजित हो जाना ही क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। इतना इजी शायद ही आपको कोई बताया होगा। समझ रहे हो। तो व्यतिकरण तो समझ आ गया। अब व्यतिकरण मैंने बोला कि व्यतिकरण दो तरह के होते हैं, एक होता है संपोषी, संपोषी व्यतिकरण 100% पूछा जा सकता है, और एक होता है संपोषी के बाद विनाशी व्यतिकरण होता है। अब संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण क्या है समझो, फिर इसका डेफिनेशन पढ़ूंगा तो एकदम इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण क्या होता है ध्यान से समझो। मान लो एक तरंग मेरे पास ऐसे है, इस तरह से आगे बढ़ रहा है, मान लो पॉजिटिव है और ये नीचे वाले को निगेटिव समझ लेते हैं। ठीक है, एक और तरंग लेते हैं, ये देखो। अब इन दोनों तरंग की कला को देखो, कला का मतलब होता है इनकी बिहेवियर। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, ऊपर से, इसकी भी शुरुआत ऊपर से हो रही है। जिस टाइम पे यहाँ टच हो रहा है उसी टाइम पे ये भी टच हो रहा है, जिस टाइम पे यहाँ पे पहुंचा ये भी वहीं पे पहुंचा, यानी समान कला में है। यानी ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिल जाएगा और इधर का निगेटिव निगेटिव मिल जाएगा। जब इस तरह से होगा तो जो नया तरंग मिलेगा बहुत बड़ा तरंग होगा, नया वाला। ठीक है, इसका अगर एम्पलीट्यूड ए कह दूं A1 और इसकी हाइट को A2 कह दूं, जिसे आयाम कहते हैं, तो यहाँ का जो आयाम निकलेगा वो आयाम A1 प्लस A2 के बराबर होगा। समझ आई मेरी बातें। इसका जो एम्पलीट्यूड होगा A1 और A2, इनको जोड़ने पे क्या होगा, इतने बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों समान कला में है। लेकिन अगर यहीं पे ऐसा हो जाए, एक इस तरह से तरंग आपको जाते हुए नजर आए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और दूसरा तरंग इस तरह से है जस्ट उल्टा, नेगेटिव फिर पॉजिटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में मिलेंगे तो दोनों एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। नष्ट करने का मतलब होता है ये और ज्यादा छोटा हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें, यानी विनाश हो जाएगा। तो विनाशी व्यतिकरण में देख लीजिए समान कला में नहीं होते, असंपोषी में समान कला में होते हैं। इतनी बात समझ आई। तो इसे ही कहते हैं संपोषी व्यतिकरण से एक बड़े तरंग का निर्माण हो जाता है, विनाशी का मतलब होता है उससे भी ज्यादा घट जाता है। समझ आई मेरी बातें।
यहां तक अगर आपको समझ आया तो अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलोगे तो एकदम दिल छू देगा आपका। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या है। व्यतिकरण भी मैंने क्या बताया, बहुत सारी तरंगे एक बिंदु पे मिलती हैं और एक बिंदु से एक नया तरंग निकलता है, उसे व्यतिकरण कहते हैं। वही चीज यहाँ लिखा होगा कि जब दो सुसंगत प्रकाश तरंगे एक साथ मिलती हैं तो कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है, कुछ जगह पे प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है और कुछ जगह पे घट जाती है, कुछ स्थानों पे प्रकाश की तीव्रता घट जाती है। अब बताइए यहाँ पे ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, तरंग बड़ा बन रहा है, ये आपस में मिल रहे हैं, विनाश हो रहा है तरंग का। तो एक जगह तीव्रता बढ़ेगी और एक जगह तीव्रता घटेगी मिलने से। कभी कभी भाई मिल करके और बड़ा बना ले रहे हैं, कभी कभी मिल करके और नष्ट कर दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि मिलने से क्या हो रही है, कभी कभी कुछ स्थानों पे प्रकाश की तीव्रता बढ़ जा रही है और कुछ स्थानों पे तीव्रता घट जा रही है। इसी घटना को व्यतिकरण कह रहे हैं। इसी घटना को क्या कह रहे हैं, व्यतिकरण कह रहे हैं। जब ये मिल रहा है, मिलने के बाद एक नए तरंग का निर्माण हो रहा है और इस तरंग का जो निर्माण हो रहा है, ये तरंग पहले के मुकाबले हो सकता है इसकी तीव्रता और कम हो गई हो, या ये भी हो सकता है कि पहले के मुकाबले इसकी तीव्रता और बढ़ गई हो। समझ आया मेरी बातें, इतना क्लियर हुआ आपको? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आगे ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ व्यतिकरण। अब चलते हैं विवर्तन की तरफ। प्रकाश का विवर्तन क्या है, डिफ्रैक्शन क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। जब प्रकाश किसी सूक्ष्म छिद्र से, अभी बताया ना मैंने कुछ, यहाँ भी बताया ना मैंने, एक सूक्ष्म छिद्र से अगर कोई प्रकाश इस तरह गुजर रही है, तो जब कोई प्रकाश किसी सूक्ष्म छिद्र या बाधा के किनारों से गुजरता है तो वह सीधे रेखा से मुड़कर फैल जाता है। वो सीधी रेखा में जा रहा था लेकिन क्या हो जाता है, बाद में पूरी तरह से मुड़ करके फैल जाता है। सभी दिशाओं में क्या होता है, फैल जाता है। सभी दिशाओं में क्या होता है, पूरी तरह से मुड़ करके फैल जाता है। और फैलने की इसी घटना को विवर्तन कहते हैं। अब समझ आई मेरी बातें? तो मैं ये सब भाषणबाजी बाद में पढ़ता हूँ, पहले फील कराता हूँ आपको, ठीक है। आगे कहता है, ध्यान से समझिए, आगे कहता है कि यह प्रभाव तब तक स्पष्ट होता है जब छिद्र का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के लगभग बराबर हो। ये कहना क्या चाह रहा है कि जो छिद्र तुमने लिया है, ये छिद्र के बीच की जो दूरी है, ये जो गैप है, जितना भी सेंटीमीटर का होगा, ये जो गैप, ये जो तरंग ऐसे जा रही थी, तो इसके बीच का जो तरंगदैर्घ्य है लैम्डा, उसके साइज के बराबर होना चाहिए, तब ये घटना देखने को मिलेगा। यहां तक क्लियर हुआ? मजा आया? ठीक है, बताया ना बहुत इजी चीजें हैं, ठीक है। यहां तक आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं पीछे, यानी प्रकाश के ध्रुवण की तरफ। अब प्रकाश के ध्रुवण को आसानी से समझ पाओगे। देखो ये बात तो आपको समझ आ गया कि प्रकाश की किरणें जो होगी सभी दिशाओं में फैलेगी। कोई एक बिंदु से अगर प्रकाश की किरणें निकल रही हैं इस तरह से, तो सभी दिशाओं में फैलेगी, हाँ या ना? अगर किसी कारणवश ये जो सभी दिशाओं में जाने वाली प्रकाश, कई तरफ से जाने वाली प्रकाश किसी एक लाइन में जाने लगे, अचानक किसी एक लाइन का अनुसरण करने लगे, किसी एक माध्यम में जाने लगे, यानी जो अलग अलग जगह पे जा रही थी, इधर जा रही थी, उधर जा रही थी, इधर जा रही थी, इधर जा रही थी, सब मिल करके एक ही लाइन में प्रवेश करने लगे, एक ही डायरेक्शन में जाने लगे, तो उस क्रिया को ही ध्रुवण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को ध्रुवण कहते हैं। जब प्रकाश तरंग के कंपन की जो दिशा है, ध्यान से समझो, प्रकाश के तरंग की जो कंपन की दिशा है वो एक में ही सीमित हो जाए, तरंग की जो दिशा है वो एक ही दिशा में सीमित हो जाए। क्या कह रहा है कि जब प्रकाश तरंग के कंपन केवल एक ही दिशा में क्या हो जाए, सीमित हो जाती है, तो इस घटना को ध्रुवण यानी पोलराइजेशन कहते हैं। कितनी इजी सी बात है। जैसे सामान्य प्रकाश के कंपन सभी दिशाओं में फैल जाती है, जैसे सामान्य प्रकाश जो नॉर्मल घर में जो बल्ब वगैरह लगा है, देखते हो सब दिशाओं में फैल जाता है, हाँ या ना? सब दिशाओं में। लेकिन वो सब दिशाओं में ना फैल के किसी एक लाइन, जैसे लेजर लाइट देखा है, लेजर लाइट से निकलने वाली लाइट जो होती है सभी दिशाओं में ऐसे नहीं फैलती है, जैसे टॉर्च वाली लाइटें फैलती है वैसे नहीं फैलती है, वो एक ही लाइन का अनुसरण करती है और एक ही दिशा में सारी प्रकाश की किरणें जाती हैं। समझ रहे हो? तो वही बात कह रहा है कि जैसे सामान्य प्रकाश की कंपन देखो सभी दिशाओं में फैल जाती है, जबकि ध्रुवित प्रकाश की जो कंपन होती है वो केवल एक ही दिशा में जाती आगे बढ़ती है, एक ही दिशा में आगे की ओर बढ़ती है। इससे सिद्ध करता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का अनुसरण करता है। ठीक है, ये बात अगर नहीं भी लिखोगे तो इतना भर लिख देना जितना मैंने बताया कि एक ही दिशा में जाती है, एक ही माध्यम का अनुसरण करती है और एक ही लाइन में जाती है। ठीक है, वो फैलती नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे उसी सवाल में एक चीज और चिपकाया हुआ था कि पोलराइड के सिद्धांत तथा दो उपयोग भी बता दीजिएगा। तो पोलराइड का सिद्धांत क्या, ध्यान से समझिए। पोलराइड चयनात्मक अवशोषण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पोलराइड किस पे काम करता है? चयनात्मक सिद्धांत पर काम करता है। यह एक दिशा के विद्युत कंपन को पारित करता है तथा उसके लंबवत दिशा में कंपन को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, फिर अगला कहता है कि इस प्रकार निकलने वाला प्रकाश जो होता है वो समतलीय ध्रुवित होता है। ठीक है, समतलीय ध्रुवित होता है।
इसका दो उपयोग समझो। धूप के चश्मे में अगर ध्यान से देखा जाए तो परावर्तित चमक जो होता है वो कम करने के लिए किया जाता है। पोलराइड का इस्तेमाल, देखो पोलराइड का दो उपयोग बता रहा है, ठीक है। धूप वाला जो चश्मा होता है, देखते होगे धूप धूप वाला चश्मा लगा दोगे तो एकदम छाया टाइप का लगने लगता है। तो कह रहा है कि परावर्तित चमक जो होती है उसको कम करने के लिए पोलराइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला, फोटोग्राफी में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अनचाही परावर्तित किरणों को हटाने के लिए, जो परावर्तित किरण है उन्हें हटाने के लिए पोलराइड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, अब दोस्तों बात करते हैं प्रकाशिक तंतु क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे सवाल पूछा गया प्रकाशिक तंतु क्या होता है, प्रकाशिक तंतु को चित्र की सहायता से समझाइए और यह किस घटना पर आधारित है ये बताना है। बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, हर साल किसी न किसी सेट में पूछा जाता है दोस्तों। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, आप जाकर के मैच करा सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से समझो प्रकाशिक तंतु एक्चुअली में है क्या। ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं, पहले समझो। देखो मान लो एक कांच की नली है, समझ लो थोड़ी देर के लिए, ये जो मैं बना रहा हूं कांच की नली है या प्लास्टिक की पतली नली है। कांच की पतली नली है या फिर प्लास्टिक की पतली नली है। अब होता क्या है कि तुम एक तरफ प्रकाश की किरण को भेजते हो, जैसे मान लो यहां पे इस तरह से प्रकाश की किरण को मैंने भेजा, देखो गया, ठीक है। अब प्रकाश की किरण मुड़ करके फिर से यहां आया, टकराया, फिर मुड़ करके यहां टकराया, फिर मुड़ करके यहां टकराया, फिर मुड़ करके यहां टकराया रे भाई, फिर मुड़ के यहां टकराया रे भाई, फिर यहां। इस तरह से प्रकाश की किरणें एक जगह पे जो भेज रहे हो उस तरह से बार बार इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दौरान एक जगह से दूसरे जगह जा रही है। तो यहाँ पे ये कह सकते हो कि एक तरफ से दूसरी तरफ सिग्नल भेजने का काम करते हैं प्रकाशिकीय ऊर्जा द्वारा। प्रकाशिकीय ऊर्जा के रूप में। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूं। सबसे पहले समझना एक प्रकाशिकीय तंतु क्या है, यही बोला ना। तो सबसे पहले क्या बोलोगी, प्रकाशिकीय जो तंतु होता है वो पतले, लचीले और पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब ट्रांसपेरेंट, जैसे शीशा होता है ना, शीशे के आर पार देख सकते हो। प्लास्टिक होता है ना वो वाला जिसके आर पार देख सकते हो, उस तरह का ये होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होता है। तो कह रहा है कि पारदर्शी होता है और कांच का या फिर प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। कांच या फिर प्लास्टिक के पतले तार का बना होता है जिसके द्वारा प्रकाश संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। प्रकाश के संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, इसे ही बोलते हैं प्रकाशिकीय तंतु। अब देखो ये प्रकाश बार बार ऐसे रिफ्लेक्ट क्यों कर रही है, ध्यान से समझना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ये किस पे आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर सिद्धांत, परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अब कहोगे क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो ध्यान से समझना। जैसे मान लो हमारे पास, ये बात बहुत पहले भी बता चुका हूं, दोबारा रिपीट कर देता हूं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। जैसे आपको पता होगा, मान लो सपोज दैट मैंने इसे मान लो सघन से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण भेज रहा हूं। विरल, विरल का मतलब जैसे वायु हो गया ये, और ऊपर वाला क्या हो गया, कांच हो गया, ठीक है। ध्यान से समझना। अगर मैं इस तरह से प्रकाश की किरण भेजूंगा इस तरह से, तो यह अभिलंब से जाना तो बेचारे को सीधे है, लेकिन सीधे ना जाके थोड़ा सा दूर हट जाएगा। इसे थोड़ा सा और ऐसे झुका के भेजूंगा तो थोड़ा और हट जाएगा। इसे थोड़ा सा और सुता के भेजूंगा तो और सुत जाएगा। इसे और थोड़ा सा सुता के भेजूंगा तो वापस चला जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन मैंने खींचा, ये वाली जो मैंने लाइन खींचा, यहां से जो वापस लौट आया तो कांच से गया था, कांच में ही लौट गया। हवा की तरफ आया, नहीं आया हवा की तरफ, कांच से आया, कांच में ही लौट गया, कांच वाले ही माध्यम में। तो इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यही चीज जब आप तुम ऐसे करके ढकेल रहे थे यहां से, जब इस पे टच हो जाए, 90 डिग्री का कोण बन जाए, तो इसे क्रांतिक कोण कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? क्रांतिक कोण से ज्यादा मान होता है। कोण देख लो, क्रांतिक कोण 90 डिग्री वाले को, ठीक है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब और ऊपर चला जाए। समझ आई मेरी बातें? तो ध्यान से समझने की कोशिश करो कि प्रकाशिक तंतु क्या होता है। प्रकाशिक तंतु जब भी लिखोगे तो क्या लिखोगे? ये क्या होता है? पतला होता है। और क्या होता है? पतला होने के साथ साथ क्या होता है? एक कांच या फिर प्लास्टिक का पारदर्शी एक तार होता है। तार मतलब समझ रहे हो ना, एक पाइप होता है इस तरह से, ठीक है। और उसको इस तरह से समायोजित किया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है कि जब प्रकाश की किरण भेजी जाए तो हर बार उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। क्या हो? हर बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा तो प्रकाश इस तरह से वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। तो यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की वजह से क्या हो रहा है? प्रकाश की जो भी संकेत ऊर्जा के रूप में यहां से यहां तक पहुंचा दे रहा है, इसे प्रकाशिक तंतु कहते हैं। समझ आए मेरी बातें? कोई पूछे कि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो क्या बोलोगे?
पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। प्रकाशिकीय तंतु किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। चित्र भी बना लोगे अब एग्जाम में आएगा तो बहुत बढ़िया। अब इसका थोड़ा सा हिस्सा और यहाँ पे देख लो, वही चीज लिखा है जो मैंने बताया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझा दिया है कि अब आप बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ? पक्की बात मानो। अब थोड़ा सा इसके स्टेप को समझ लेते हैं कि ये किस तरह का बना होता है। प्रकाशिक तंतु दो भागों में बटा होता है। पहला होता है अंदर का भाग जो होता है उसे कोर कहते हैं, और जो बाहरी वातावरण होता है उसे क्लैडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लैडिंग कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, फिर कहता है कोर का अपवर्तनांक क्लैडिंग से अधिक होता है। कोर का अपवर्तनांक क्लैडिंग से अधिक होता है, यानी ये कह सकते हो कोड किसे बोल रहे हैं? अंदर वाले भाग का। अंदर वाले भाग का जो अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या होता है? बाहरी वाले से अधिक होता है। चलिए ठीक है। फिर कहता है कि जब प्रकाश किरण कोर में आपतित होती है तो वह कोर क्लैडिंग सीमा पर बार बार क्या होता है? परावर्तित होती रहती है। क्लैडिंग सीमा पे बार बार परावर्तित होती रहती है। ठीक है, इस प्रकार प्रकाश किरण तंतु के अंदर टकराती हुई आगे बढ़ जाती है। तंतु के अंदर क्या होती है? टकराती हुई, टकराती 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 आगे बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ जाती है। फिर आगे कहता है, याद रखो ये सब जो शब्द लिखा हुआ है एकदम एग्जैक्टली टू कॉपी मत लिखना। ठीक है, समझ लो, सीख लो, फिर अपने हिसाब से बना के लिखना। फिर आगे कह रहा है कि इसका उपयोग क्या है? उपयोग होने वाली घटना, तो प्रकाशिक तंतु में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रकाशिक तंतु में किसका उपयोग किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं होगी तो प्रकाशिक तंतु सही से काम नहीं करेगा, और तुम्हारा जो प्रकाशिकीय ऊर्जा है वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर नहीं हो पाएगा संकेतों को लेकर के। समझ आई मेरी बातें? यहां तक क्लियर हुआ? बहुत खूब। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। अब ट्रांसफार्मर का सिद्धांत जो यहाँ पे आपको, यहाँ पे एक पैराग्राफ आपको दिया हुआ है भाषणबाजी, उस पे न जाकर के पहले जो बता रहा हूं उसे समझो। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पे काम करता है? ठीक है, ध्यान से समझो। सबसे पहले तो समझ लो, यहाँ पे जैसे देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक कुंडली बनाया। ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ मैंने क्या बनाया दोस्त? एक कुंडली बनाया। ठीक है, अब मैं जो कह रहा हूँ उसे बड़ा ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दिया। अब बैटरी लगाने के बाद क्या किया? यहाँ बार बार मैं क्या कर रहा हूँ? धारा का मान बढ़ाते जा रहा हूँ। धारा का मान बढ़ाते जाऊंगा। ये बात तो हर कोई जानता है, जैसे ही धारा बहेगी क्या हो जाएगा? यहाँ पे इस तरह से चुंबक तैयार हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा भैया? चुंबकीय क्षेत्र तैयार हो जाएगा। इस तरह से क्या तैयार हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र तैयार हो जाएगा। ठीक है, जब इस तरह से चुंबक क्षेत्र तैयार हो जाएगा तो जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाएंगे चुंबक क्षेत्र में क्या होगा? बार बार परिवर्तन होगा। धारा का मान बढ़ाएंगे तो बढ़ता जाएगा, धारा का मान घटाएंगे तो घटता जाएगा। यानी कुल मिलाकर के जब धारा का मान में परिवर्तन करते रहते हैं तो चुंबक क्षेत्र बार बार बदलता रहता है। क्या रहता है? बदलता रहता है। अब चुंबक क्षेत्र का मान बार बार समय के साथ बदलेगा, चुंबक क्षेत्र का मान बार बार समय के साथ बदलेगा, तो ये कह सकते हो कि फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, फ्लक्स बदल रहा है। क्या बोल सकते हो? फ्लक्स बदल रहा है। और इसके बगल में एक और अगर हम कुंडली रख दें, इसके बगल में एक और कुंडली रख दें, और क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग कोई बैटरी, कोई वोल्टेज ना लगाएं। ठीक है, नॉर्मल रहने दे, खाली एकदम। समझ रहे हो? फिर भी क्या होगा कि जब ये तुम बार बार धारा का मान बढ़ाओगे घटाओगे तो ये जो लाइनियां है ना, जो लाइन खींचा है मैंने, ये कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी छोटा कभी बड़ा, जिसकी वजह से इसके अंदर से जो लाइनियां गुजर रही है लाल वाला इस पीले वाले के अंदर से, तो इसका मान बार बार बदलेगा। तो ये कह सकते हो फ्लक्स बदलेगा बार बार। क्या बदलेगा? फ्लक्स बदलेगा। जैसे बार बार फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्या होगा? बार बार समय के साथ साथ फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से क्या पैदा ले लेगा? ई पैदा ले लेगा, जिसे ईएमएफ कहते हैं, जिसे वैद्युत वैद्युत वाहक बल कहते हैं, या इसे प्रेरित धारा कहते हैं। एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जैसे ही इसमें बार बार फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसके अंदर क्या होगा? एक प्रेरित धारा अपने आप उत्पन्न हो जाएगा, ई नाम का। ठीक है, ई नाम का एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगा। यहां तक समझ आया? इसमें कुछ नहीं है फिर भी। अब मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से समझो। यहाँ पे जितना ज्यादा धारा में परिवर्तन होगा उतना ही अच्छा खासा प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे ये जो घटना हुआ ना कि तुम चेंज यहाँ कर रहे हो और यहाँ भी अपने आप धारा उत्पन्न हो गया, तो इसे ही बोलते हैं अन्योन प्रेरण। इसे क्या बोलते हैं? अन्योन प्रेरण। ये कौन सा सिद्धांत है? अन्योन प्रेरण। इसी सिद्धांत के आधार पर ट्रांसफार्मर काम करता है। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर, अन्योन प्रेरण के ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है। देखो यहाँ पे दो कुंडली बनाई गई है, तार लपेटा गया है कि यहाँ, और एक तार यहाँ लपेटा गया। अब ऐसी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन के चौंक जाओगे, मजा आ जाएगा तुम्हें। देखो मान लो एक तरफ इधर मैंने इस तरह से मैंने बनाया, इसे मान लेते हैं प्राथमिक कुंडली। क्या नाम लेते हैं? प्राथमिक कुंडली। ठीक है, इसे हम लोग बोल देते हैं प्राथमिक कुंडली। ठीक है,
इसे इसे हम लोग बोल देते हैं पी यानी इसे हम बोल देते हैं पी यानी प्राथमिक कुंडली, ठीक है। और इधर भी है, इसे बोल दे रहे हैं हम लोग सेकेंडरी कुंडली, द्वितीय कुंडली। अब अगर ध्यान से अगर आप देखो तो प्राथमिक कुंडली से अगर मैं वोल्टेज दूं, प्राथमिक कुंडली से क्या दूं, वोल्टेज दूं। अगर मैं यहाँ पे 20 वोल्ट दे रहा हूं, एक बात कह रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे 20 वोल्ट दे रहा हूं तो यहाँ पे अपने आप एक वोल्टेज जनरेट होगा, यहाँ पे अपने आप वोल्टेज पैदा लेगा। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखो, प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या ज्यादा है या द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या ज्यादा है? तो कहोगे द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या ज्यादा है। प्राथमिक कुंडली में जो भी तुम दोगे, चाहे वोल्टेज दो चाहे करंट, वोल्टेज दोगे तो करंट आएगा ही आएगा, ठीक है। जो भी चीज इसमें दोगे वो निर्भर करेगा द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या पे, समझ रहे हो। प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या को पी एन कह देते हैं, ठीक है, या फिर आप एन पी कह सकते हो, ठीक है। तो प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या देख रहे हो कम है, और द्वितीय कुंडली की यानी सेकेंडरी कुंडली की फेरों की संख्या, यानी सेकेंडरी कुंडली के फेरों की संख्या ज्यादा है। आपसे कोई पूछे पी एन ज्यादा है या एन एस ज्यादा है, तो आप कहोगे एन एस ज्यादा है। फेरों की संख्या किसकी ज्यादा है? सेकेंडरी कुंडली की। तो यहां पे जो भी तुम वोल्टेज दोगे वहां पे अपने आप ज्यादा हो जाएगा, यहां के मुकाबले बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, यहां अगर 20 है तो मान लो यहां पे सपोज दैट 100 हो जाए, हो सकता है 40 वोल्ट हो जाए, समझ रहे हो। यानी कुल मिला के इससे ज्यादा ही मान वहां मिलेगा। और यहां परिवर्तन जो भी करोगे तो यहां पे जो तैयार हो रहा है इस तरह से तुम्हारा चुंबक तैयार हो जाए, चुंबक की वजह से यहां अपने आप तैयार हो रहा है वोल्टेज या फिर वैद्युत वाहक बल, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब यही है मेरा कि अगर तुम फेरों की संख्या देखना, जिसमें तुम वोल्टेज दे रहे हो, जिसमें तुम करंट दे रहे हो, इसकी फेरों की संख्या अगर कम है और इधर वाले की फेरों की संख्या ज्यादा है, तो इधर तुमने जो इनपुट दिया, इनपुट का मतलब होता है इधर तुमने जो भी वोल्टेज जो भी करंट दिया उस तरफ उससे ज्यादा ही मिलेगा। लेकिन अगर तुम उल्टा कर दिए, मान लो इधर तुमने फेरों की संख्या ज्यादा कर दी, जिधर से तुम वोल्टेज देना चाहते हो, जिधर से तुम वोल्टेज देना चाहते हो उधर से फेरों की संख्या ज्यादा कर दी है, और सेकेंडरी कुंडली के फेरों की संख्या कम कर दी है, तो इधर अगर मान लो सपोज दैट तुमने 20 वोल्ट दिया तो उधर 20 वोल्ट नहीं निकलेगा, हो सकता है 15 निकले, हो सकता है 10 निकले, हो सकता है 5 निकले, लेकिन इससे कम ही आएगा। समझ है मेरी बात है? अब ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्लियर हुआ। और जितनी बात मैंने बताई है, जितनी बात मैंने बताई है, इसे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपका एकदम दिमाग हिल जाएगा कि बाप रे बाप, इन्हीं सारी चीजों को यहाँ पे लिखा हुआ है और लोग रटते हैं। अब बताओ, आप रटना पड़ेगा या आसानी से समझ जाओगे? देखो, ट्रांसफार्मर तो बना ही लोगे, कोई दिक्कत है नहीं, बनाने का तरीका प्रैक्टिस कर लेना इस डायग्राम को। अब देखो यहाँ पे प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक में देखो यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है और सेकेंडरी में यहाँ खाली छोड़ा गया है, खाली छोड़ा गया है ना, ठीक है। अब ध्यान से समझो, इसके सिद्धांत को समझो। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है यदि निकट स्थित दो कुंडली, निकट स्थित दो कुंडली में से एक में अगर धारा प्रवाहित की जाए, किसमें? एक में अगर धारा प्रवाहित की जाए तो धारा के मान में जो परिवर्तन होगा उसके वजह से दूसरी कुंडली में चुंबक फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा। जब पहले में तुम धारा के मान में परिवर्तन करोगे तो द्वितीय कुंडली में बार बार क्या होगा? परिवर्तन होने लगेगा। यहाँ पे धारा के मान में जब बढ़ाओगे घटाओगे तो यहाँ पे फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा। किस में परिवर्तन होने लगेगा? फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अभी बताया ना मैंने, वैद्युत वाहक बल क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? रटने की जरूरत है नहीं? है रटने की जरूरत है नहीं ना? देखो फिर से रिपीट करता हूं, ये अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। और जब हम प्राथमिक कुंडली में धारा देते हैं तो द्वितीय कुंडली में वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, और जब वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है तो उसके आगे क्या कहता है? एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यहां तक समझ आया? इसे ही कहते हैं ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। इतना ही बस ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखना है, कभी भी भूलो मत, बस ध्यान रखना। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत में क्या लिखोगे? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है, पहला इतना लिख के छोड़ देना। फिर दूसरे में लिखना कि ट्रांसफार्मर में दो निकटवर्ती कुंडली होते हैं, यानी अगल बगल में दो कुंडली होते हैं। ऐसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हो कि अगल बगल में दो कुंडली होता है। एक कुंडली में जब हम धारा बहवाते हैं, एक कुंडली में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस धारा प्रवाहित होने की वजह से दूसरी कुंडली में भी फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, और जब दूसरे कुंडली में चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है तो उसके वजह से एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यही ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है। अब बताओ, समझ है? अब आती है बारी ट्रांसफार्मर की कार्यविधि। अब कार्यविधि क्या होता है ध्यान से समझो, जो चीज यहाँ पे हो रहा है वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, देखो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में, अब देखो जो मैंने यहाँ पे किया वही कार्यविधि। बहुत लोग कार्यविधि रटते हैं, क्या है भाई मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वही चीज लिखा होगा। देखो मैं बोलता हूँ, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली नहीं, अपने हिसाब से। मैंने क्या बोला कि एक ट्रांसफार्मर क्या होता है? दो कुंडली होता है, एक इधर और एक इधर। एक कुंडली को प्राथमिक कहते हैं, दूसरे वाले को द्वितीय कुंडली कहते हैं।
जब हम प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा बहवाते हैं तो उसमें क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, वही सब चीजें यहाँ लिखा हुआ है। देखो, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर लौह क्रोड चुंबकित हो जाता है और धारा के प्रत्येक चक्र में क्रोड एक बार एक दिशा में और दूसरी बार दूसरी दिशा में चुंबकित हो जाता है। एक बार एक दिशा में और दूसरी बार दूसरी दिशा में चुंबकित हो जाता है। क्रोड के बार बार चुंबकन व विचुंबकन के कारण उसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में यानी एक बार क्या होगा, एक दिशा में चुंबकित होगा, फिर दूसरी बार दूसरी दिशा में, यानी एक बार साउथ से नॉर्थ, फिर एक बार नॉर्थ से साउथ, जिसकी वजह से बार बार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा। परिवर्तन होने की वजह से क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह है इसका कार्यविधि। समझ आया? अब ट्रांसफार्मर जैसे बताया कि दो तरह का होता है, एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर और एक होता है, देखिए, एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर और एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, जिसे डाउन स्ट्रीम और एक अप स्ट्रीम कहते हैं। अप स्ट्रीम का मतलब होता है तुमने कम दिया लेकिन उधर से ज्यादा मिला, और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है तुमने अप स्ट्रीम का मतलब ये होता है, और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि इधर तुमने ज्यादा दिया लेकिन उधर से हमें कम मिले। तो यहाँ पे भी जैसे मैंने बनाया, यहाँ पे दोनों चीज बनाया है मैंने, देख सकते हो। यहाँ पे मैंने वोल्टेज कम दिया है लेकिन उधर ज्यादा मिलेगा, क्यों? क्योंकि फेरों की संख्या ज्यादा है। यहाँ पे देखा जाए और अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ फेरों की संख्या ज्यादा है, उधर कम है, तो इधर तुम ज्यादा दोगे तो उधर कम मिलेगा। तो ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम और एक हो जाएगा अप स्ट्रीम। हिंदी में बोलते हैं यहाँ पे उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई का मतलब होता है यह ट्रांसफार्मर निम्न विभव देने पर, ध्यान से समझो, उच्चाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि विभव तुम निम्न दोगे। विभव क्या दोगे? प्राथमिक कुंडली में निम्न दोगे लेकिन सेकेंडरी में उच्च मिलेगा। वही चीज यहाँ लिख रहा है कि यह ट्रांसफार्मर निम्न विभव की उच्च धारा को विभव में, ये लिख रहा है कि यह ट्रांसफार्मर निम्न विभव की उच्च धारा को उच्च विभव की निम्न धारा में परिवर्तित करता है। मुझे पता है अभी जो मैंने पढ़ा है एकदम अजीबोगरीब लगा होगा आपको, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से ऐसे लिख सकते हो। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि कह सकते हो कि जब हम प्राथमिक कुंडली में धारा या उच्च विभव देते हैं, ऊंचाई, तो आप अपने हिसाब से ऊंचाई ट्रांसफार्मर में अपने हिसाब से ऊंचाई ट्रांसफार्मर में आप ये लिख सकते हो कि जब हम प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो द्वितीय कुंडली में धारा का मान बढ़ जाता है। या कह लो कि जब हम प्राथमिक कुंडली को विभव देते हैं तो द्वितीय कुंडली में विभव का मान बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है। ये समझ आ गया होगा। अब अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? अपचाई ट्रांसफार्मर में ये होता है कि जिधर तुमने धारा दिया उधर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगी और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है? कम होती है। तो तुमने क्या किया यहाँ पे अपचाई में, क्या किया तुमने अपचाई ट्रांसफार्मर डाउन स्ट्रीम में, कि तुमने इधर तो जो भी दिया लेकिन उधर तुम्हें कम मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? समझ आया? यहाँ तक क्लियर हुआ ट्रांसफार्मर का सिद्धांत भैया? अगर यहाँ तक समझ आ गया तो अब आता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत, जो कि 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। कार्य प्रणाली चित्र द्वारा समझाइए। कार्य प्रणाली को चित्र द्वारा आपको समझाना है, जिसे हम लोग प्रत्यावर्ती जनित्र या डायनोमो भी कहते हैं। ठीक है, इसका चित्र आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको बना हुआ मिल जाएगा। कहाँ गया भैया? ये देखिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ खास है नहीं, बहुत सिंपल सा चीज है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा चीज है, जैसे आप देख सकते हो। ठीक है, एक इसका एग्जांपल है टरबाइन हो गया, वाटर टरबाइन हो गया, या फिर पेट्रोल इंजन हो गया। उन सारी चीजों में यही वाला वर्क काम करता है डायनामो। ठीक है, अब इसका कार्य क्या है ध्यान से समझो। उससे पहले मैं डायग्राम को थोड़ा सा समझा देता हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ध्यान दो। यहाँ पे दो इस तरह से चुंबक लगा होता है, एक होता है साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल, जो कि दिखता जाएगा, देखते जाना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ नॉर्थ लिखा है, यहाँ साउथ लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग एक इस तरह से आयताकार, इस तरह से हम लोग जो बना रहे हैं इसे आर्मेचर कहते हैं। ABCD मैंने नाम दे दिया। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? आर्मेचर कहते हैं। और इसी में क्या होता है, इस तरह से तुम्हारा तार लपेटा होता है, इस तरह से फेरों की संख्या लपेटी गई होती है, ध्यान से समझना। ठीक है, और हर कोई जानता है कि चुंबक की जो दिशा होती है वो किधर से किधर होती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबक क्षेत्र होता है। ठीक है, याद रखना। अब होता क्या है कि इसको जिस हिसाब से हम बनाते हैं, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से हमें ले जा करके इसे संपर्कित कर देना होता है। ध्यान से समझो, यहाँ पे देख रहे होगे एक ब्रश कहते हैं इसे, और एक ब्रश यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ क्या दे दिया गया है? वोल्टेज दे दिया गया है। बल्ब लगाने का मतलब होता है कि बाहर से कोई सोर्स लगाया गया है, बाहर से कोई
बाहर से कोई वोल्टेज दिया जा रहा है, बाहर से कोई क्या दिया जा रहा है, वोल्टेज दिया जा रहा है। अब आप ध्यान से देख सकते हो, एक ब्रश यहाँ लगा हुआ है, एक ब्रश यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ बल्ब लगा दिया गया है कि जैसे ही धारा बहेगा तो बल्ब क्या होगा, जलना शुरू हो जाएगा। तो धारा कब बहेगा, जब ये घूमेगा, घूमेगा तो क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से क्या होगा, धारा जनरेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ये जो आपको आयताकार बना हुआ है, ये क्या है, आपका आर्मेचर है, ठीक है। ये आपका चुंबक हो गया, और यहाँ पे देखो घुमाया जाएगा, यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसको घुमाया जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो अब इसको एक एक करके समझ लो किस तरह से ये है, ठीक है, ताकि आपको रटना ना पड़े भैया, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, प्रत्यावर्ती धारा या डायनामो, ठीक है, वैद्युत जनित्र या डायनामो जो होता है, एक ऐसी वैद्युत चुंबकीय मशीन होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। घूमने के दौरान वो यांत्रिक ऊर्जा है, घूम रहा है, तो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। पूरा खेल देखो फ्लक्स में परिवर्तन का है, याद रखना, ठीक है, बदल देता है। इसका कार्य फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, समझो। बार बार घूमेगा ना तो क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन आने लगेगा, वही चीज यहाँ पे है। अब वहां पे ध्यान से देखो, सिद्धांत क्या है कि जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाए, ठीक है, यहाँ पे देखो घुमाया जा रहा है इस तरह से, दो शक्तिशाली चुंबक के बीच में रख दिया गया आर्मेचर को, और तेजी से क्या किया जाए, घुमाया जाए। तेजी से क्या किया जाए भैया, जब घुमाया जाए, घुमाया जाए तो उसमें से होकर अब तेजी से जब घुमाया जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखिएगा फ्लक्स में परिवर्तन, ठीक है। तो जब तेजी से घुमाया जाता है तो चुंबक की फ्लक्स में क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। और जब चुंबक के क्षेत्र में परिवर्तन होने लगेगा, चुंबक के फ्लक्स में जब परिवर्तन होने लगेगा घुमाने के बाद, तो उस कारण क्या होगा, कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। सिद्धांत समझ आ रहा है। तो घुमाने के बाद क्या होगा, एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और यही आंतरिक ऊर्जा किसमें बदल जाएगी, विद्युत ऊर्जा के रूप में काम करने लगेगी। यही आंतरिक ऊर्जा किसमें काम करने लगेगी, विद्युत ऊर्जा में। समझने की कोशिश करो, मान लो सपोज दैट मैंने, मेरे हाथ को समझ लो आर्मेचर है, ठीक है, और यहाँ पे एक चुंबक है। जब मैं जैसे ही ऐसे ऐसे घुमाऊंगा तो घुमाने के दौरान क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से क्या होगा कि उसमें, फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से क्या होगा, उस पूरे आर्मेचर में क्या होगा, एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, यानी धारा उत्पन्न हो जाएगा, और वो धारा क्या करेगा, इस बल्ब को जला देगा। यहाँ तक बताओ, पूरा खेल समझ आया, क्लियर हुआ। अब इसके बाद इसमें क्या क्या लगा हुआ है आप देख सकते हो, कि चुंबक क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ, आर्मेचर का काम क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे ही आप सिद्धांत समझ जाओगे, तो इसके बाद रचना में जो जो यूज हुआ है, यानी चुंबक क्षेत्र क्या है, ठीक है, आर्मेचर क्या है, उसके बारे में बताया गया। तो इसको तो आसानी से आप कर ही लोगे, बता दिया मैंने क्या है, कि यह एक आयताकार कुंडली एबीसीडी होता है, जो कच्चे लोहे का क्रोड बना हुआ होता है, उस पे तांबे की कई फेरे लपेटे गए होते हैं, वही सारी चीजें हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चुंबक क्षेत्र के बारे में बता ही सकते हो, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल लगाया जाता है, एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ। तो यही चीज है आपका डायनामो। अब बताओ ईमानदारी से समझ आया या नहीं, यहाँ तक क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। सर्पिल वाला क्या है, ब्रूस क्या है, बता ही दिया मैंने, ब्रश दो ठो लगा होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, पक्की बात मानू कि यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर यहाँ तक क्लियर हुआ तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अन्योन प्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए, मात्रक और इसका बीमा लिखिए। अभी जस्ट मैंने ट्रांसफार्मर के सिद्धांत में बताया अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है, यानी अन्योन प्रेरण होता क्या है। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझो, सबसे पहले परिभाषा समझ लो, वही चीज जो मैंने बताया वही चीज यहाँ है, डरने की कोई बात नहीं है। देख सकते हो यहाँ पे खुद कह रहा है, जब दो कुंडलियां पास पास रख दी जाए, अभी बताया था ना मैंने, एक कुंडली यहाँ पे इस तरह से रखा था मैंने, और एक में मैंने बैटरी लगा दिया था और दूसरे में बैटरी नहीं लगाया था, याद आ रहा है। तो दो कुंडलियां पास पास रख दी जाए, एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाए, और धारा को बार बार क्या किया जाए, परिवर्तित किया जाए, यानी धारा के मान को बार बार बढ़ाओगे घटाओगे तो क्या होगा, चुंबक का मान भी बढ़ेगा घटेगा, और जिसके वजह से यहाँ पे चुंबक में फ्लक्स, जिसके वजह से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। दूसरी कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इस गुण को ही अन्योन प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इस गुण को अन्योन प्रेरण कहते हैं। अब अन्योन प्रेरण तो समझ आ गया, अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है। अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है, ध्यान से समझो, दोनों कुंडलियों के बीच इस प्रभाव की माप करने के लिए, मेजर करने के लिए, ठीक है, इन दोनों प्रभाव को मेजर करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे बोला जाता है अन्योन प्रेरण गुणांक।
और उसे म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। ये एम से इंडिकेट किया जाता है, किससे इंडिकेट किया जाता है दोस्तों, एम से। और इसका गणितीय रूप होता है E इज इक्वल टू, ई टू नहीं, E इज इक्वल टू माइनस एम इंटू डी आई वन बटे डी टी। आई वन का मतलब होता है प्राथमिक कुंडली में जो धारा प्रवाहित की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, फिर आती है बारी इसके मात्रक और इसके बीमा की। तो इसका मात्रक जो होता है हेनरी होता है, क्या होता है दोस्तों, हेनरी होता है। और इसका बीमा ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका बीमा क्या है, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू होता है। कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। लॉरेंज बल के आधार पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या कीजिए। लॉरेंज बल के आधार पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या कीजिए। बहुत ही सिंपल सा, लॉरेंज बल एक्चुअली में है क्या, लॉरेंज बल एक्चुअली में क्या है, ध्यान से समझो। पूरा टॉपिक जितना मैं बताया हूं अभी प्रेरण वाला, उसी से संबंधित है। अभी फैराडे का दोनों नियम आएगा, वो भी एकदम इजीली तरीके से समझ जाओगे। पहले समझो, यहाँ पे कह रहा है कि जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब कोई चालक या कोई छड़ किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगने लगता है। उसके इलेक्ट्रॉन पर क्या लगने लगता है, एक बल लगने लगता है, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। अब इसे आसान भाषा में समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। जैसे मान लो, सपोज दैट ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो मैं बना रहा हूं, मान लो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। थोड़ा सा फील करोगे तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक छड़ ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, छड़ के अंदर इलेक्ट्रॉन है, छड़ के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब क्या बोल रहा था, ध्यान से देखो, जब कोई चालक, ये हो गया चालक, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करे। अब ये जो छड़ है, ये जो छड़ है पीला वाला, इसे आगे पीछे किया जाए, इस तरह से आगे पीछे करने से होगा क्या, कि इसके इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, एक बल लगने लगता है, उसे ही लॉरेंज बल कहते हैं। कितना सिंपल सा है। फिर से रिपीट कर दूं, लॉरेंज बल क्या होता है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक तार को, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक तार को गति कराया जाता है, तो उस चालक तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर एक बल काम करने लगता है, और उसी बल को बोला जाता है लॉरेंज बल कहा जाता है। उसी बल को क्या कहा जाता है, लॉरेंज बल कहा जाता है। बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी यहां तक। अगर यहां तक आपको समझ आ गया होगा तो उसे लॉरेंज बल कहते हैं। यह बल इलेक्ट्रॉनों को एक दिशा में धकेलता है। यह बल क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को एक दिशा में धकेलने का काम करता है, जिससे चालक के सिरों पर आवेश अलग अलग हो जाता है, जिसकी वजह से चालक के सिरों पर आवेश अलग अलग हो जाता है। एक तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, एक तरफ निगेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से आप जानते ही होंगे प्लस माइनस होने की वजह से क्या उत्पन्न हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि आवेश गति करेगा तो विभवांतर ऑटोमेटिक उत्पन्न होगा ही। आवेश कब गति करता है, जब विभव उत्पन्न होता है। जब विभव में अंतर आता है तभी इलेक्ट्रॉन गति कर सकता है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा। ये आपको पता होगा कि अगर हमारे पास एक तार है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, ठीक है। अब इस तार में जब हम बैटरी लगाते हैं इस तरह से, मान लो बैटरी यहाँ 10 वोल्ट की लगाई, ये पॉजिटिव वाला है नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाले की तरफ 10 वोल्ट, और निगेटिव वाले की तरफ क्या होगा, 0 वोल्ट। निगेटिव वाले की तरफ क्या हो गया, 0 वोल्ट। तो आप ये बात जानते होंगे भली भांति कि प्लस की तरफ से इस तरह से धारा बहेगी, और उसी की उल्टी दिशा में इलेक्ट्रॉन। तो कम वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज की तरफ इलेक्ट्रॉन बहना शुरू हो जाता है। कब, जब विभव में अंतर आता है। देखो यहाँ 10 वोल्ट है और यहाँ 0, तो दोनों में अंतर है कि नहीं। जैसे ही डिफरेंस आएगा तो धारा बहना यानी इलेक्ट्रॉन बहना शुरू कर देता है। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्टेज विभव, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके वजह से उनके बीच में क्या होता है, विभव उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण परिपथ पूरा होने पर धारा भी बहना शुरू कर देता है। इसी कारण परिपथ पूरा होने पर धारा भी बहना शुरू कर देता है। इसे ही वैद्युत चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं। अगर बाय डिफॉल्ट अलग से क्वेश्चन पूछे तो इसका भी जवाब आप दे सकते हो। रटो मत मेरे भाई, लॉरेंज बल कभी भी पूछे बस सीधी सी बात है, इतना बोल देना कि बस चुंबक क्षेत्र होता है, उस चुंबक क्षेत्र में जब किसी चालक तार को गति देते हैं तो चालक तार में अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर एक बल काम करने लगता है, जिसे हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। और इसका एक फार्मूला भी आता है यहाँ पे, F इजिकल टू क्यू ब्रैकेट में V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है, ठीक है। V क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग, क्या है, वेग है, और B क्या है, चुंबक क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, और Q क्या है, आवेश है, ठीक है। और F क्या है, लगने वाला बल है। यहाँ पे आपको दिख भी सकता है, Q आवेश है, V वेग है, और ये B क्या है, चुंबक क्षेत्र है। यहाँ तक समझ आया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। लो कर लो बात, अभी जस्ट यहाँ पे बात कर ही रहा था मैं। यहाँ पे देखो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आ भी गया, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे के नियम को लिखिए। फैराडे के नियम को लिखिए। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का 2 नियम होता है। कितना नियम होता है, 2 नियम। अब आप एक चीज सोचो, ये फैराडे के नियम को बहुत लोग रटते हैं, लेकिन मैं अभी जो बता रहा हूँ बताना कि आपको रटा हुआ लग रहा है या फील आ रहा है। अभी मैंने क्या बताया था आपको, क्या बताया था कि जब कुंडली होता है तो कुंडली में ये जो चुंबक है, ये चुंबक जो है, ध्यान से समझना, इस कुंडली में जब तुम क्या कहते हैं, चुंबक क्षेत्र इस तरह से जाते, अब चुंबक क्षेत्र आया कहाँ से,
जो तुम्हारा चुंबक है इसके बारे में जान रहे हो ना, नॉर्थ और साउथ के बारे में, कि जब चुंबक को आगे पीछे करते हैं तो ये जो फील्ड लाइन है वो कभी ज्यादा गुजरती है, कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। समझ आ रही मेरी बात है? जिसकी वजह से फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से क्या होता है, वैद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ये बात तो पता है कि जब कुंडली में, ये जो कुंडली है, कुंडली के नजदीक अगर चुंबक को आगे पीछे करो तो उसके वजह से क्या होगा, इसकी जो फील्ड लाइन है, कभी इस कुंडली के अंदर से ज्यादा फील्ड लाइन गुजरेगी, कभी कम फील्ड लाइन गुजरेगी। जिसकी वजह से क्या होगा, फील्ड लाइन ज्यादा और कम होने की वजह से, समझ रहे हो, फील्ड लाइन ज्यादा गुजरने की वजह से और कभी कम गुजरने की वजह से वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा, और वैद्युत फ्लक्स में जो चुंबक फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा, और चुंबक फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है उसी की वजह से क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यही फैराडे का पहला नियम है, यही बात यहाँ कही जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। जब किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहेगा, ठीक है, जब किसी बंद परिपथ में, ये परिपथ हो गया, ठीक है, जो कुंडली घुमा हुआ है, इस कुंडली में जब चुंबक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा तो उसकी वजह से क्या उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसी घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझ आई मेरी बात है? क्लियर हुआ यहाँ तक? अब बताए फैराडे का पहला नियम क्या है। जो यहाँ हुआ है वही चीज यहाँ नियम है। ध्यान से देख सकते हो कि जब किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसे ही फैराडे का पहला नियम कहते हैं। जो ये लिखा है वही चीज यहाँ लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे नियम में देखोगे तो कितनी मजेदार बात कही गई है। कह रहा है कि ईएमएफ का मतलब होता है ई, ठीक ना, प्रेरित धारा। तो वैद्युत वाहक बल का मान चुंबक फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक है, ये दूसरा नियम है। ये क्या है, इसका दूसरा नियम है। ऋण चिन्ह दिशा को दर्शाता है। ठीक है, ऋण चिन्ह दिशा को दर्शाता है। ये लेंज के नियमानुसार रखा गया है ऋण चिन्ह, क्योंकि ऋण चिन्ह क्या है कि जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है, इस वजह से माइनस लगाया गया है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे जो जो द्वितीय नियम है, समझ आया आपको? पहले नियम में एक और चीज जोड़ सकते हो चाहो तो, यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा है ना कि फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो ईएमएफ जनरेट हो जाता है, यानी वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें एक चीज और लिख सकते हो कि यह तब तक होता रहेगा जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। जैसे ही तुम चुंबक को आगे पीछे करना बंद किए, चुंबक रोक दिए, तो फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा, और जब फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद होगा तो ईएमएफ भी समाप्त हो जाएगा। यानी ये तब तक चलता रहेगा जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। जब फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हुआ तो ई भी समाप्त हो जाता है। ये बात समझ आई मेरी बातें? अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपका है, बायो सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए और सूत्र भी लिखिए। अब बायो सेवर्ट का नियम मैंने कई बार बता दिया है, फिर भी दोबारा देख लीजिए। बायो सेवर्ट ने क्या अपने नियम में कहा, ध्यान से समझिए। ये जैसे मान लीजिए एक तार है हमारे पास, ठीक है। अब इस तार में क्या है, धारा आई हम प्रवाहित कर रहे हैं। इस तार में क्या प्रवाहित कर रहे हैं, धारा आई प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। इस तार में मान लीजिए बहुत लंबा तार है, इस तार में मैं धारा आई प्रवाहित कर रहा हूँ। ठीक है, अब जन्म कर रहे हो कि तार में जब धारा बहेगा तो चारों तरफ एक चुंबक तैयार हो जाएगा। चारों तरफ क्या तैयार हो जाएगा दोस्तों, चुंबक तैयार हो जाएगा। ठीक है, चारों तरफ जब कभी भी किसी तार में धारा प्रवाहित करोगे तो चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा, इस तरह से चुंबक क्षेत्र तैयार हो जाता है। चारों तरफ क्या तैयार हो जाता है दोस्तों, एक चुंबक क्षेत्र तैयार हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बायो सेवर्ट अपने नियम में बताने की कोशिश कर रहा है कि चुंबक क्षेत्र का जो मान है किस पर निर्भर करता है। तो ध्यान से समझो, इस तार की लंबाई को अगर मैं यल कह दूं, पूरे तार की लंबाई को अगर यल कह दूं, तो पूरे को न लेकर के एक छोटे से हिस्से को अगर मैं लूं, एक छोटे से हिस्से को लूं, तो पूरा अगर यल है तो छोटे से हिस्से को डी यल बोला जाता है। पता है ना, छोटे से हिस्से को क्या बोला जाता है, डी यल बोला जाता है। और हम मान लो इस इतने हिस्से की वजह से जो चुंबक तैयार हुआ है उसे चेक करते हैं। ठीक है, तो इतने हिस्से की वजह से हम यहाँ पे आर दूरी पे, यहाँ से कितनी दूरी पे, आर दूरी पे, इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे हम चेक करना चाहते हैं चुंबक। तो चुंबक जो उत्पन्न होगा वो भी छोटा होगा, इसलिए डी लगा दिए। डी किसके लिए लगाया जाता है, सूक्ष्म के लिए। तो यहाँ पे जो चुंबक तैयार हुआ है वो भी सूक्ष्म चुंबक तैयार होगा। क्यों, क्योंकि छोटा सा तार लिया है मैंने। ठीक है, अब ध्यान से समझो, आर दूरी पे हम चेक करना चाहते हैं और यहाँ पे कोण कितना है, थीटा ले लिया है। क्या ले लिया है, कोण थीटा। अब यहाँ पे बायो सेवर्ट अपने नियम में यह बताता है कि जो तुम्हारा चुंबक है, जो चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हुआ है इस जगह पे, ये जो तुम्हारा चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हुआ है इस जगह पे, ये जो तुम्हारा भैया चुंबक क्षेत्र तैयार हुआ है इस जगह पे, वो किन किन मानों पर निर्भर करता है। तो अपने नियम में क्या बोल रहा है बायो सेवर्ट, कि अगर ये तार की जो छोटी सी लंबाई ली हो, अगर तार जितना बड़ा करते जाओगे इस जगह पे चुंबक और स्ट्रांग होता जाएगा, और बड़ा करोगे चुंबक और स्ट्रांग हो जाएगा। यानी लंबाई बढ़ाओगे तो चुंबक भी बढ़ता जाएगा। तार की लंबाई बढ़ाते जाओगे चुंबक और स्ट्रांग होता जाएगा। तो एक के बढ़ने से जब दूसरा बढ़ता है, एक के बढ़ने से जब दूसरा बढ़ता है तो क्या लगाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती लगाते हैं। तो क्या पहले में लिख सकते हैं कि उत्पन्न जो चुंबक होता है
ये तार की लंबाई के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, ऐसे लिख सकते हैं। तो पहला केस, पहले केस में क्या जाना कि ये जो होता है लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है या फिर अनुक्रमानुपाती होता है, दोनों बोल सकते हो। अगला ये कहता है, ध्यान से समझना कि जो कोण है, कि जो कोण थीटा है, थीटा को साइन थीटा के हिसाब से लिया गया है, ठीक है। अगर सोचो कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, अगर इसको झुकाते जाओगे तो चुंबक घटता जाएगा, और इसे 90 डिग्री पे ले जाओगे, किस पे, 90 डिग्री पे, तो चुंबक का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब है कि जो चुंबक है वो साइन थीटा के भी अनुक्रमानुपाती है। यानी अगर तुम थीटा का मान बढ़ाओगे चुंबक बढ़ेगा, थीटा का मान और बढ़ाओगे चुंबक और बढ़ेगा। समझ आई मेरी बातें? तो यहाँ पे ये बात कही गई है दूसरी लाइन में। तीसरी मजे की बात यह है कि इसमें जो धारा मैं बहवा रहा हूँ, इसमें जो धारा का मान बहवा रहा हूँ, इसको तो एक बच्चा भी बता देगा कि धारा जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, करंट जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, चुंबक उतना ही स्ट्रांग होगा। यानी अगर बी जो है, बी जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, यानी करंट का मान अगर बढ़ाओगे तो चुंबक भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, करंट और स्ट्रांग करोगे चुंबक और स्ट्रांग हो जाएगा। तो एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो ये है धारा के मान बढ़ाने पर ऐसा हो रहा है, ये भी समानुपाती है। अब आती है बारी दूरी की। तो दूरी को अगर आप ध्यान से देखो तो जो चुंबक है, दूरी बढ़ाने पर इसके दूरी का वर्ग, अगर वर्ग का, ये कह सकते हो इसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब इनवर्सली। अब इसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, जरा सोच के देखो। तुम्हारे पास यहाँ एक चुंबक है, ठीक है, एक चुंबक है और यहाँ पे एक लोहे की कील है। मान लो यहाँ पे एक लोहे की कील है, कांटी है। अब इतनी दूरी पे रखे हो, इस कील को थोड़ा और नजदीक ले जाओगे तो क्या होगा, इस कील को और नजदीक ले जाओगे तो क्या होगा, स्ट्रांग होता जाएगा चुंबक। लेकिन इस कील को दूर ले जाओगे तो चुंबक खींचने की जो शक्ति है वो कम हो जाएगी। यानी दूर जाने पे चुंबक का प्रभाव घटेगा। जैसे हाथ में एक तरफ चुंबक है, एक तरफ एक का सिक्का है, समझ रहे हो, पैसा, उसको चिपकने वाला, तो चिपक जाएगा, नजदीक रहेगा। दूर ले जाओगे थोड़ा कम खींचेगा, और दूर ले जाओगे कम खींचेगा, यानी प्रभाव कम हो रहा है। तो दूर जाने पर जितना आर बढ़ाओगे, आर मतलब जितनी दूरी बढ़ाओगे चुंबक घटता जा रहा है, दूरी और बढ़ाओगे चुंबक और घटेगा। तो एक के बढ़ने से जब दूसरा घटता है तो उसे वहां पे व्युत्क्रमानुपाती शब्द जैसे चीजों का उपयोग किया जाता है। व्युत्क्रमानुपाती, समझ आई मेरी बातें? क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है? व्युत्क्रमानुपाती शब्द का। और ये बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन चारों को जब मिला दोगे तो मिलाने के बाद क्या मिलेगा आपको, डी बी प्रोपोर्शनल, ऊपर वाला ऊपर रहेगा नीचे वाला नीचे, तो क्या हो जाएगा, आई ये वाला करंट, डीएल फिर साइन थीटा, और बटे के नीचे क्या है, आर स्क्वायर। यही होगा। ये जो फार्मूला आया इसे ही बायो सेवर्ट का सूत्र कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझो, डी बी हर कोई जानता है, प्रोपोर्शनलिटी जब हटता है तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट लेके आता है, और कांस्टेंट है म्यू नोट बाई 4 पाई, ठीक है। आई डी एल साइन थीटा, इतना बेहतर तरीके से आपको फील कराया हूं, समझाया हूं कि शायद ही कोई आपको कराएगा, ठीक है। यहाँ पे जो म्यू नोड है, म्यू नोड बाई 4 पाई, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷, याद रखिएगा, ठीक है। और आपसे कोई पूछे कि म्यू नोड एक्चुअली में है क्या, तो बोल सकते हो चुंबक शीलता है। म्यू नोड क्या है, चुंबक शीलता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? म्यू नोड क्या है दोस्तों, चुंबक शीलता है। ईमानदारी से बताइए ये प्रश्न का जवाब एकदम अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं? मान के चलो कि एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। तो इसे आप खुद पढ़ के देख लो, वही सारी चीजें लिखी हैं जो मैंने बताया, दिख रहा है ना, डीएल समानुपाती होता है, धारा समानुपाती होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ पे अगला पीपीटी खुल नहीं रहा है, यहाँ पे देख सकते हो नो इंटरनेट दिखा रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम, लेकिन मैंने पूरा यहाँ पे बता दिया है क्या है, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं। एक प्रश्न और आप तैयार करोगे, वो है विट स्टोन ब्रिज यानी सेतु। व्हीट स्टोन सेतु के बारे में कई बार बता ही चुका हूं, हल्का सा मैं हिंट दे देता हूं। व्हीट स्टोन सेतु होता क्या है, जैसे मान लो इस तरह से मैंने, इस तरह से ध्यान से देखना ना, इस तरह से मान लो मैंने प्रतिरोध ले लिया है, ठीक है। व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है, ध्यान से समझो। यहाँ लगा दिया गैल्वेनोमीटर, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया है गैल्वेनोमीटर मैंने, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये देखो, और यहाँ लगा दिया मैंने बैटरी। व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है, इतना इजी समझा दूंगा ना कि शायद ही आपको यूट्यूब पे मिले। ध्यान से समझो, यहाँ वोल्टेज जब दोगे तो यहाँ पे धारा बहेगी इस तरह से, करंट, हाँ या ना में जवाब चाहिए। मान लो यहाँ का प्रतिरोध को नाम दे देता हूँ R1, यहाँ के प्रतिरोध को नाम दे देता हूँ R2, यहाँ के प्रतिरोध को R3, और यहाँ के प्रतिरोध को R4, और नेमिंग करूँ तो इसे कह देता हूँ P Q R
यस कह देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरी बात को, ठीक है, अच्छे से समझ जाओगे। जब यहाँ से धारा बहवाई जाएगी तो कुछ धारा इधर बढ़ जाएगी, कुछ धारा इधर बढ़ जाएगी, हाँ या ना में जवाब चाहिए। जब करंट इस तरह से जा रही होगी, इस तरह से आगे बढ़ रही होगी, तो यहाँ पे जंक्शन है, जंक्शन का मतलब कुछ धारा इधर चली जाएगी, कुछ धारा इधर, यानी जो करंट आई था वो दो हिस्सों में बट गई, तो एक तरफ I1 कह लेंगे और एक तरफ I2 कह लेंगे। समझ आई मेरी बातें? लेकिन जब इस तरह से गुजरेगी धारा यहाँ से तो फिर से हमें I मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? I। और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है। अब हमें व्हीटस्टोन ब्रिज यह बताता है कि इस गैल्वेनोमीटर में करंट कब फ्लो करेगा और कब नहीं करेगा। तो ध्यान से समझना, यहाँ का जो वैल्यू होगा और यहाँ का जो वैल्यू होगा उसका अगर रेशियो निकाला जाए, यानी P/Q निकाला जाए, और यहाँ का जो रेशियो हो R/S निकाला जाए, और दोनों अगर बराबर हो जाए तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो करेगा और यहाँ पे धारा नहीं बहेगी, यहाँ करंट नहीं फ्लो होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन भी देता है, ध्यान समझना, ठीक है, ये सारी चीजें छोड़ना नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहाँ मान लो मैंने गैल्वेनोमीटर इस तरह से लगा दिया है, मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि व्हीटस्टोन को फॉलो कर रहा है या नहीं? मान लो यहाँ पे 3 ओम लिया है, यहाँ 7 ओम लिया है, ठीक है, यहाँ 3 ओम लिया है, यहाँ 7 ओम लिया है, और यहाँ मान लो सपोज दैट 6 ओम लिया है, ठीक ना, और यहाँ पे मान लो 14 ओम लिया है। कितना? 14 ओम। अब हमें करना कुछ नहीं है, बस इसका रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसका और इसका हर बार निकालो, आप ऐसे ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसका जरा रेशियो निकालो, 3/7 आएगा। इसका रेशियो निकालो, कितना आएगा? 6/14, काटोगे तो कितना हो जाएगा? 2/3 6 और 2×7 14, यानी 3/7। इसका अनुपात भी उतना ही आ रहा है, इसका अनुपात भी उतना ही आ रहा है, बराबर आ रहा है ना। इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा है और यहाँ पे करंट नहीं बहेगा। अगर व्हीटस्टोन को फॉलो नहीं करेगा तो यहाँ करंट फ्लो करेगा। ये है व्हीटस्टोन सेतु, ये बताता है हमें। समझ आई मेरी बातें? तो इसको एकदम डिटेल से देखने के लिए विद्युत धारा वाले वीडियो में जाओगे तो मिल जाएगा, वैसे भी यहाँ पे डिटेल बताई दिया है, बस आपके पास समय है नहीं। अब यहाँ पे पूरा हिंट दे दिया हूँ, जाकर के इसे अच्छे से करिए, ठीक है। आज की इस वीडियो में नोटिस करो तो बहुत कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। आप अगर लग रहा है कि लगभग सब कुछ खत्म हो गया तो जानकारी के लिए बता दूं, पीएन संधि डायोड वाला क्वेश्चन अर्धचालक वाले वीडियो में जाकर के आप देखो, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बीच में भी बताया था कि आपको अर्धचालक जरूर देखना चाहिए मेरा वीडियो 1 शॉट, वहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। पीएन संधि डायोड क्या होता है, पीएन क्या होता है, एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, ठीक है, निज अर्धचालक क्या है, बाह्य अर्धचालक क्या है, ठीक ना। ये सारी चीजें एकदम अच्छे से वहां एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो आप जरूर उसे जाकर के देखना। तो उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में बहुत कुछ आपको समझ आया होगा और बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल बिना रटाए मैंने हर एक चीज क्लियर किया है, ठीक है। अगर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का आप तक जल्दी से पहुंच जाए, ठीक है। तो मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।